हिंदी साहित्य में गौरा पंत का बहुत ऊंचा स्थान है, जिन्होंने शिवानी के नाम से बहुत सारी कहानियाँ, लघु उपन्यास लिखे हैं और लोगों में बहुत लोकप्रिय हैं। इनका जन्म 17 अक्टूबर 1923 को राजकोट में हुआ था और मृत्यु 21 मार्च 2003 नई दिल्ली में। आज मैं उन्हीं की लिखी हुई एक कहानी, बहुत खूबसूरत कहानी है, जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। पाथे पुराणों में जो तिलोत्तमा की कथा है कि समस्त अप्सराओं के सर्वोत्तम अंगों का सौंदर्य तिल तिल कर अपूर्व सुंदरी तिलोत्तमा की सृष्टि हुई, शायद उसी की पुनरावृत्ति इतिहास विधाता ने एक बार साकार कर दी थी। किंतु आज दुर्भाग्य से हमारे सौंदर्य की परिभाषा ही बदल गई है, शायद इसलिए भी कि अब वैसे ऐतिहासिक सौंदर्य मंडित चेहरे ढूंढने पर भी नहीं दिखते। कुछ तो नारी सौंदर्य की सृष्टि में विधाता ही कृपण हो चला है, दूसरी इस युग की नारी थोड़े बहुत लावण्य की स्वामिनी होती भी है तो स्वयं अपने हाथों नैन नक्श सवार विधाता के नंबर काटने लगी है। इसीलिए ऐसी सौंदर्य वर्णना अविश्वसनीय ही लगती है। उस पर जिस डॉक्टर तिलोत्तमा ठाकुर की विचित्र कहानी आज लिखने बैठी हूँ, वह और भी अविश्वसनीय लगेगी, यह मैं जानती हूँ। फिर भी क्यों लिख रही हूँ, यह मैं स्वयं नहीं जानती। गुरुदेव रवींद्रनाथ की एक प्रसिद्ध कविता आज बार बार झकझोर रही है, लिख डाल मुक्ति पाले। अपनी व्याकुलता से उस कविता में आदि कवि को छंद मिलने और व्यक्त न कर पाने की व्याकुलता का जो जीवंत वर्णन कवि ने किया, वह मुझे आज तक अन्यत्र नहीं मिला है। क्रौंच मिथुन में से एक को निहत देख वाल्मीकि के मुख से अचानक नए छंद का आविर्भाव हुआ। छंद तो मिल गया पर विषय नहीं। पागल की तरह अव्यक्त छंद की प्रसव वेदना से छटपटाते वाल्मीकि वन में घूम रहे थे कि छंद को कैसे व्यक्त करें। यह व्यथा समांतर व्यथा नहीं होती। छंद छटपटा कर बाहर आने को व्याकुल, लेकिन लिखें कैसे? तभी देवश्री नारद मिल गए। आदि कवि ने कहा, अब तक देवता के छंद ने देवता को मनुष्य बनाया है, मैं मनुष्य को देवता बनाना चाहता हूँ, कोई चरित्र बताइए। नारद ने अयोध्या के राजा राम का नाम सुझाया। कवि बोले, यह नाम तो मैंने भी सुना है, किंतु मैं उनके पूरे चरित्र को तो नहीं जानता, कहीं सत्य भ्रष्ट न हो जाऊं। नारद ने हंसकर कहा, नारद कहलो हाँसी सई सत्य जा रचिवे तुमी, घटे जा सब सत्य नहे कवि तब मनोभूमि, रामेर जन्म स्थाने अयोध्यार चेये सत्य जैनो। मनुष्य को देवता बनाना ही छंद साधना का चरम लक्ष्य है। ऐसा विषय खोजो जिसमें मनुष्य देवता बने। लोभ मोह स्वर्गभार से ऊपर स्मरण रखो, जो कुछ घटता है वह सत्य ही नहीं होता, जो तुम कहोगे वही सत्य होगा। अपनी मनोभूमि को राम जन्मभूमि अयोध्या की अपेक्षा कहीं अधिक सत्य मानो। आज अपनी उसी मनोभूमि को सत्य मानकर लिख रही हूँ। तिलोत्तमा ठाकुर से मेरा परिचय वर्षों पूर्व कलकत्ते में विद्यासागर कॉलेज में हुआ था। उसकी मेरी बहन चंदा आश्रम के कला भवन की छात्रा थी। उसी ने हमें उसके लिए एक सिफारिशी पत्र भी दिया था। तुम लोगों का परीक्षा केंद्र भी वही है, तिला का भी वही, परीक्षा के बाद तुम्हें कलकत्ता घुमा देगी। पहले ही दिन वह हॉल में आई सैकड़ों परीक्षार्थियों की आंखें स्वयमेव उसकी ओर उठ गई थीं। मैं वर्षों बंगाल में रही हूँ, किंतु ऐसा दूधिया रंग मैंने इति पूर्व बंगालियों में कभी नहीं देखा। लगता था कहीं न कहीं उसके वंश में आंग्ल अभिजात्य का छींटा अवश्य पड़ा होगा। तीखी नाक, प्रतुल अधर, तेजस्वी मुखमुद्रा और अधमुंदी आंखें, जैसे वक्त अधूरी नींद पलकें ढहला रही हूँ। ऐसी आंखों की स्वामिनी स्वभाव से ही कृपण होती है। और पुतलियों का रंग देखा है, एकदम हरा, बिल्ली की आंखें, कमला तरवे का ईर्ष्या कातर स्वर। मेरे कानों में फुसफुसा उठा था। क्या अद्भुत परिपाटी से जूड़ा बांधा गया था। बंद गोभी से अटे ठसे जूड़े में चांदी के घुंघरूदार संथाली के कांटे लगे थे, जो उसकी गर्वीली ग्रीवा के इधर उधर होते ही बज उठते, छन्न छन्न। कानों में सोने की चेन में लटके लाल चेरी गुच्छ से पूंजीभूत माणिक और कंठ में वैसी ही सोने की चेन। चौड़ी जरीदार पाट की सफ़ेद शांतिपुरी साड़ी की कड़ी कलफ देख
नित्य श्री निकेतनी कल की धुली साड़ी पहनने वाली हम वन कन्याओं की सारी साड़ी लोलुप हृदयों की लाट टपकने लगी थी। किसी को कुछ न समझने वाली अवज्ञापूर्ण दृष्टि से एक बार हमें देख वह फिर बिना दाएं बाएं देखे टप से अपनी कुर्सी पर बैठ प्रश्न पत्र की प्रतीक्षा करने लगी थी। देखा कैसी घमंडी है, अब कौन देगा इसे छंदा की चिट्ठी। कोई फायदा नहीं, यह क्या खाक घुमाएगी हमें, ठाकुर बाड़िए में यह है। कमला हमेशा ऐसी ही मनहूस भविष्यवाणी किया करती थी। तुझे कैसे पता था? मूर्ख, एडमिशन कार्ड देख लिया है उसका, तिलोत्तमा टैगोर। किंतु टैगोर परिवार से उसका दूर का कोई भी रिश्ता नहीं था। राजा की पदवी उसके प्रतिमाह को कभी प्रसन्न होकर कंपनी बहादुर ने दी थी और ठाकुर को टैगोर उन्होंने स्वयं बना लिया था। कभी वे बहुत बड़े जमींदार थे, किंतु अब सब कुछ ही बिक गया है। अच्छा है, एक ही बेटी है तिला, मेरे पिता को ही उसका विवाह करना पड़ेगा। छंदा ने आने से पहले जिस भाषा में सब कुछ बताया, उससे लगा अपनी बुआ से उसके गृह संबंध बहुत सुविधाजनक नहीं है। तिला को देखते ही हमारी समझ में आ गया छंदा क्यों उससे अप्रसन्न है। पत्र तो मैं लिख देती हूँ, पर वह बेहद घमंडी है, हो सकता है तुम्हें घास ही न डाले। किंतु पत्र पढ़ते ही तिला का चेहरा दमक उठा। मैं तुम्हें खूब घुमा दूंगी, पहले अपने गांव ले चलूंगी, सुवर्णपुर, वहाँ से 30 ही मील तो है। फिर तो वह हमसे ऐसे घुल मिल गई जैसे वर्षों से हमें जानती हो। विशेषकर मुझसे उसकी बहुत बनती थी। परीक्षा समाप्त होते ही उसने हमें जी भरकर घुमाया और जाने से एक दिन पहले अपनी जमींदारी दिखाने खाने को न्योता दिया। घर क्या था, अच्छा खासा महल था, यद्यपि स्थान स्थान पर पलस्तर खिसका पड़ा था। लगता था वर्षों से मरम्मत नहीं हुई। चक्की के पाट सी सीढ़ियों पर यत्र यत्र घास के गुच्छे उगाए थे। जामुन, कटहल, आम, शिरीष, कदम्ब के वृक्षों के झुरमुट के बीच नीलाभ जल से छलकता पोखर दिन भर हम अक्लांत मछलियों सी तैरती रही थी। मन ही नहीं भरा था। बरसाती में खड़ी जर्जीर्ण ब्यूक गाड़ी, छत से झूल रहे मकड़ियों के जाले, धूर गर्द के अंबार से ढके झाड़ फानूस, धूसर वर्णी रेशमी पर्दे जिनकी तुरपन खुलकर तोरण सी लटक आई थी, सब में पीढ़ियों के अभिजात्य की छाप थी। किंतु विवश दारिद्र्य यत्न से छिपाए जाने पर भी पल पल स्वयं उगड़ा जा रहा था। तिला ने अपने पिता से हमारा परिचय करवाया। सद्या इस्त्री करी ट्राउज़र, रेशमी शर्ट, चौड़ी नेकटाई, जेब से झांकता दामी रुमाल, मुंह में चुरुट, पैरों में चमचमाते ऑक्सफोर्ड शूज़, हमारी ही दावत के लिए वे बाजार कर लौटे थे। पीछे था पगड़ीधारी बिहारी दरबान, सिरधरी टोकरी में इंग्लिश माछ, दर्जनों अंडे, बकरे की रान, दार्जिलिंग के पुष्ट संतरे, नवीन मैरा के स्वादिष्ट शंखाकार संदेश, जिन्हें खाना और बनाना दोनों ही शायद आज बंगाल भूल गया है। तिला की माँ पुत्री से भी अधिक सुंदरी थी। वैसा ही रंग, चौड़े ललाट के दोनों ओर यत्न से काटी गई पत्तियाँ, जो शायद वर्षों की अभ्यस्त परिपाटी में सधी स्वयं गोलाकार बनती कर्ण शिखरों पर चिपक कर रह गई थीं। लंबी उंगलियों में चमचमाती माणिक पन्ना की अंगूठियां, कानों में रुपए के आकार के सुवर्ण कर्णपाशा, कंठ में फूलहार पान दोगते से टुक टुक करते रसीले अद्भुत। कौन कह सकता था कि वह एक किशोरी पुत्री की जननी है? माँ बेटी में कौन अधिक सुंदरी है, यह कह पाना हमें कठिन लग रहा था। बड़ी देर तक हम उस नवीना सखी के साथ मौज मस्ती मनाकर लौटने लगे तो उसकी माँ ने कहा, तुम लोग फिर आना, बैशाख में इसका विवाह है। कहती क्या है, इस बच्ची का विवाह? अभी तो हाई स्कूल की परीक्षा दी है। हम लौटे तो छंदा ने बताया वह परीक्षा देने हमारे यहाँ ही रुकी थी। उसके भावी ससुर माधव बाबू मेरे पिता के बहुत पुराने मित्र हैं। उन्होंने वहीं तिला को देखकर पसंद कर लिया। कहने लगे, हम तुम्हारी भांजी से ही अपने प्रतुल का विवाह करेंगे। जो उसके कान में कुछ लोगों ने माणिक के झुमके और गले की चेन देखी, उसे ही पहनाकर तो आशीर्वाद कर गए। बोले, हमें दान दहेज कुछ नहीं चाहिए, बस सुंदरी कन्या चाहिए। रंगपुर के बहुत बड़े जमींदार हैं। अच्छा ही हुआ, बुआ की तो पुश्तैनी हवेली भी गिरवी पड़ी है। 15 की भी पूरी नहीं हुई थी, तिला का विवाह हो गया। वह कहाँ है, कैसी है, उसका पति कैसा है, फिर हमें कुछ नहीं पता लगा। सहसा वह दूसरी बार मुझे जहाँ मिली वहाँ उसे देख मैं अबाक रह गई। यह इस बदनाम मनहूस मकान में कैसे आ गई? बदरंग खिड़की पर बैठी वह अपने गीले वालों को तौलिए से झटक कर सुलझा रही थी। सहसा हम दोनों की दृष्टि एक साथ उठी। ओ माँ, तू! कहकर वह पल भर में टेढ़ी टेढ़ी सीढ़ियाँ फांदती आकर मुझसे लिपट गई। विवाह ने उसे और भी सुंदर बना दिया था। कटी से भी नीचे झूलती उसके घने काले बालों से टपकती पानी की बूंदें मुझे भी भिगो गईं।
हाथों में मोटे सुवर्ण वलय, मांग में सिंदूर की प्रगाढ़ रेखा धुल कर भी धुंधली नहीं हुई थी। मेरे पति बीमार हैं, उन्हीं को लेकर यहाँ आए हैं, चलना ऊपर। मैं झिझकी। तब हम नित्य प्रातः भ्रमण को जाते थे। साथ में रहते कठोर प्रहरी बने लोहनी जी। एक तो हमारा रानीधारा आना वर्जित था और वहीं घूमना हमें पसंद था। रानीधारा की ओर मत जाना, हमें माँ की हिदायत मिली। अभागे टीबी रोगियों ने पूरा सैनिटोरियम ही बना दिया है वहाँ। उस पर कुख्यात कल्याण हाउस, जिन्होंने सन 40 का अल्मोड़ा देखा है, उन्होंने रानीधारा के सीमांत पर स्थित वह विचित्र भुतहा बंगला अवश्य देखा होगा। उस सुरम्य वनस्थली में जहाँ स्कंध स्पर्शी देवदारी हवा मन प्राण में नई पुलक भर देती थी, वहीं वह पीसा की मीनार सा बंकिम मुद्रा में खड़ा बदरंग बंगला देखते ही मेरुदंड झंझना उठता था। जब भी हम वहाँ से गुजरते, लोहनी जी कहते, नाक ढक लो रुमाल से। क्षय रोग तब कुष्ठ रोग सा ही महारोग माना जाता था और कल्याण हाउस की खिड़की पर हमें एक न एक खांसता खकारता नया क्षय रोगी अवश्य दिख जाता था। वह बंगला कभी खाली ही नहीं रहता था। नित्य नवीन क्षय रोगियों को जैसे स्वयं मृत्यु खींच लाती थी। सुना यही था कि जो भी वहाँ आया फिर 4 कंधों पर ही गया। फिर भी उसकी मांग निरंतर बनी रहती, शायद इसलिए भी कि चारों ओर थे घने देवदारुद्र, सामने प्राणदायिना त्रिशूल नंदा देवी की हिमाच्छादित धवल पर्वत श्रेणियाँ, एक ओर सीधे पहाड़ से निकली नल में कौशल से बांधी गई रानीधारा की मृत्युंजयी जलधारा। उस पर किराया भी बहुत कम। हमें उस ओर जाने के लिए एक और आकर्षण भी खींचता था। हम उस मोड़ पर देर तक खड़े होकर ढलान पर उतरते राहगीरों को देखते। न जाने कैसी बनावट थी उस मोड़ की। उस पर मुड़ते ही राहगीरों की छाया भी नहीं दिखती थी। लगा गहन वन अरण्य ने उन्हें लील लिया। आज उसी कल्याण हाउस में ले चलने को तिला मेरा हाथ खींच रही थी। नहीं नहीं, आज नहीं। लोहनी जी ने मुझे हाथ पकड़कर खींच लिया। बड़ी देर हो गई, फिर कभी आएगी। बड़ी अनिच्छा से ही उसने मेरा हाथ तत्काल छोड़ दिया। शायद वह समझ गई थी। तू फिर आएगी ना? उसने ऐसे विवश स्वर में पूछा जैसे वह जान गई थी कि उस छुतहे रोग के रोगी को देखने मैं कभी नहीं आ पाऊंगी। हुआ भी वही। दूसरे ही दिन हमें मैंगलोर जाना पड़ा। प्राणों में प्रिय जन्मभूमि एक बार फिर मुट्ठी से खिसक गई। कभी भी जी में अदम्य कौतूहल होता, वह वहाँ कैसे आ गई? क्या उस भुतहे कल्याण हाउस में यम को अंत तक पराजित कर अपने सत्यवान को लौटा पाई? पर किसे पूछती? कल्याण हाउस के पते पर एक भी पत्र लिखा पर कोई उत्तर नहीं आया। और इतने वर्षों पश्चात जब हम दोनों कल्याण हाउस की इसी ही रहस्यमय ढलान में उतर पारलौकिक वन अरण्य में विलीन होने को तत्पर हैं, तब ही वह अचानक उस लंबी उड़ान में सहयात्रिणी बन एक बार फिर मुझसे टकरा गई। पहले हम दोनों ने ही एक दूसरे को नहीं पहचाना। उसका व्यक्तित्व अभी उतना ही ठसाकेदार था, यद्यपि सौंदर्य को पीछे ढकेल शालीनता ही अब प्रखर हो उठी थी। गाढ़े नीले रंग की नारायण पेटी साड़ी में उसका रंग और भी उज्जवल लग रहा था। जिस एड़ी चुंबी पृथुल वेणी को देख कभी उसका जलनखोर ममेरी बहन छंदा ने कहा था, मेरी माँ कहती है इन बालों से ही तिला का दुर्भाग्य छिपा बैठा है। देख लेना, कभी यही नागिन सी चोटी भुई लोट इसे डंस लेगी। लंबे बाल वाली लड़की कभी सुखी नहीं होती। आज वही सघन केश राशि न जाने कहाँ विलीन हो गई थी। किंतु बढ़ती वयस भी उसकी तन्वी देह को मेद बहुल बनाने में सहम गई थी शायद। पीछे से देखने पर वह युवती ही लग रही थी, किंतु चेहरा देखने पर लगता था क्रूर काल ने उस पर जमकर हस्ताक्षर किए हैं। ललाट से लेकर चिबुक तक कनपट्टी के बाद सफ़ेद हो चले थे। जिन मुंदी आँखों को देख कमला तरवे ने उसके कृपण होने का स्पष्ट संकेत दिया था, वे सुनहली कमानी के चश्मे के मोटे लेंस से ढकी और भी मुंदी लग रही थी, जैसे सो रही हूँ। किंतु बैठने की अडिग भव्य मुद्रा अब भी उतनी ही अहंकार देती थी। सच पूछिए तो चेहरे से नहीं, उसके बैठने की मुद्रा से ही मैंने उसे पहचान लिया था। बेल्ट बांधती वह फिर सीधे नासिकाग्र पर अविचलित दृष्टि साधे मूर्तिवत बैठी रही और मैंने पहचान लिया। फिर बाएं कपोल पर उसके चुगलखोर तिल ने मेरे अनुमान की पुष्टि की। कुछ डरते डरते ही मैंने कहा, तिला, तुम तिलोत्तमा ठाकुर हो ना? वह चौंकी। मुड़कर उसने मुझे अविश्वास से देखा, फिर लिपट गई। जब वर्षों बाद दो बाल्य सखियां मिलती हैं तो वर्तमान उन्हें नहीं खींचता।
खींचता है अतीत, जहाँ बढ़ती वयस, बीते वर्ष सब एक साथ मिटकर वह जाते हैं। उसी अतीत के पृष्ठ उसने मेरे सामने खोल कर रख दिए। उन्हें आज सजो कर लिखने बैठी हूँ तो कवि गुरु की वही पंक्ति मेरी लेखनी पकड़ के साथ चल रही है। सेई सत्य जा रचिवे तुमी रामेर जन्म स्थान, अयोध्यार चेये सत्य जेनो। कानों की रुई निकाल मैं स्तब्ध अवाक चित्रांकित ध्वनि सुन रही थी। तू जिस दिन मुझसे मिली थी उसी के 1 महीने बाद मेरे पति का देहांत हो गया। यह नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी सब कुछ घट जाएगा। डॉक्टर ने मुझे भी सावधान कर दिया था। फिर भी एक आशा रह गई थी, शायद पहाड़ की हवा बदली रोग को दबा दे। बुरी तरह ठगे गए थे। सगे मामा ने ही मेरा सर्वनाश किया। उन्हें सब कुछ पता था। मेरे ससुर की कुख्याति, मेरे पति का असाध्य रोग, सास का रांची के पागलखाने का प्रवास, सब कुछ हमसे छुपा गए। डॉक्टरों ने मेरे ससुर से बार बार कहा था उनके पुत्र के दोनों फेफड़े छलनी हो गए हैं, और फिर तब क्षय रोग क्या आज के कैंसर से कुछ कम घातक था। किंतु प्रतुल मेरे ससुर का इकलौता पुत्र था। उन्हें धुन थी, वंशधर चाहिए। उत्तराधिकारी नहीं हुआ तो कौन भोगेगा उनकी अटूट संपत्ति। पुत्र के जीवन की बलि ही क्यों न देनी पड़े, उत्तराधिकारी तो चाहिए अवश्य। जिस दिन मैंने ससुराल की दहलीज पर पहला कदम रखा तो देखा 2 नौकर मेरे पति को पकड़कर अंदर ले जा रहे थे। ससुर की विशाल अट्टालिका आत्मीय स्वजनों से भरी थी। स्त्रियां मेरा घूंघट उठाकर मुंह देखती, आपस में फुसफुसाने लगती। रत्नाभूषणों से लदी मैं भारी लाल बनारसी साड़ी में थर थर काँप रही थी। क्यों मुझे देखकर ऐसे फुसफुसा रही हैं? क्या उनकी दृष्टि में मैं सुंदर नहीं हूँ, या कुछ दान दहेज नहीं लाई हूँ? इसलिए मेरे ससुर ने ही तो कहा था कि उन्हें केवल कन्या चाहिए, दहेज नहीं। इतने ही में सब कुछ स्वयं स्पष्ट हो गया। काली भुजंगिनी सी एक बड़े बड़े दांतों वाली महिला एकांत पाकर मेरा हाथ पकड़ विषाक्त हंसी हंसकर कहने लगी, की रे अप्सरा, तोर बाप आर वर खुंजे पहले ना। क्यों रे अप्सरा, तेरे बाप को और कोई वर नहीं जुटा? इससे तो तेरे गले में पत्थर बांध किसी ताल पोखर में डुबो दिया होता। सास 15 वर्षों से रांची के पागलखाने में पड़ी है। लड़के को भयंकर क्षय रोग है, और बाप की जो कीर्ति है अब खुद ही देख लोगी। ठीक ही कहा था उसने। मुझे सब कुछ देखने समझने में फिर समय नहीं लगा। गृह की एक छत्र स्वामिनी थी मेरे पति की विधवा मौसी सोना मासी। मेरी सास के पागलखाने जाने के बाद उन्हीं ने प्रतुल की देखभाल की। मेरे ससुर को देखा और गृह प्रबंध भी अपने हाथों में ले लिया। मेरी ससुराल का वैभव था अनंत, अनाचार और उससे भी दुगना भंडार में बड़े बड़े भांडों में मिष्ठान्नों की असीम उदधि से जिसका जितना जी चाहे वही निकाल निकाल कर खाता रहता। न खाने का कोई समय था, न सोने का। गृह में मुझे मिलाकर कुल 4 प्राणी थे। दास दासियों की संख्या भी 20। एक से एक अमानुषी भयावह चेहरे वाले खनीस ने भृत्य, कोई अस्तबल देख रहा था, कोई गौशाला, कोई चंडी मंडप, कोई नाट्यशाला, और दासियां जहां अधेड़ हुई निकाल दी जाती। सब पूर्ण यौवना, छैल छबीली, अकारण ही हंसती खिलखिलाती एक दूसरे पर गिरी पड़ती थी। धूप निकलते ही संगमरमरी प्रांगण में बड़ी सी चौकी डाल दी जाती और मेरे ससुर के विराट पप्पू पर नवोदित सूर्य की अरुण रश्मियों को सरसों के तेल में मिला उनकी 2 मुँह लगी दासियां मालिश कर रगड़ रगड़ कर चमकाती। साथ साथ चलता अश्लील हंसी टट्टा। कभी इधर उधर देख मेरे ससुर कटोरी से तेल उठाकर दोनों के कपोलों पर अबीर गुलाल सा मल देते, और वे नाज नखरे में दोहरी होकर कहती, आहा क्या करते हैं मालिक। मेरे लिए यह सब कुछ अनजाना था। अपने घर की नौकरानी को बाबा की उपस्थिति में मैंने कभी घूंघट उठाकर बात करते भी नहीं देखा था। फिर एक दिन मैंने अपने ससुर का जो विभत्स रूप देखा, जी में आया खिड़की से कूदकर उसी क्षण माँ के पास भाग जाऊं। मेरे पति प्रतुल को विवाह के दिन तेज बुखार चढ़ा था। मैं सोना मासी के कमरे में उन्हीं के पलंग पर सोती थी। तब तक मैंने प्रतुल का चेहरा भी नहीं देखा था। शुभ दृष्टि के समय मैंने जोर से आंखें बंद कर ली थी, और वह भी शायद ज्वर तप्त आंखें खोल मुझे नहीं देख पाया होगा। मैं दिन भर सजी धजी सोना मासी के कमरे में बैठी रहती। दिन भर मुझे देखने आई आंखों की भीड़ मुझे घेरे रहती। मैं 9 ग्रामों की जमींदारी थी। रात को मेरे कमरे में ही खाना पहुंचाकर सोना मासी कहती, ले खा लेना और कपड़े बदल कर चुपचाप सो जाना, मुझे काम निपटा कर आने में देर लगेगी। वह नित्य कौन सा काम निपटाने जाती थी, यह एक दिन स्वचक्षुओं से देख लिया।
उस दिन भी मैं कपड़े बदलकर उस जहाज से छपरखट में लेट गई। इससे पहले माँ को छोड़ और किसी के साथ नहीं सोई थी। माँ की देह परिमल नित्य विदेशी सेंट सी ही मेरी आंखें मुंदा देती थी, और सोना मासी लगता था 100 गंधाती मछलियाँ ही पोखर से निकलकर मेरे बगल में पसर गई हैं। कैसी दुर्गंध थी उनके पसीने में। और फिर लेटते ही खर्राटे लेने लगती थी। खर्राटे भी ऐसे कि कान के पर्दे फट जाते थे। मैं रात भर नहीं सो पाती थी। उस दिन उनकी विलंबित आगमनी से पहले ही मेरी आंखें लग गईं। सहसा सड़क के कुत्ते एक साथ भौंकने लगे। मेरी नींद टूट गई। प्यास से गला सूख रहा था। हरिबाला नित्य चांदी की सुराही में पानी भरकर मेरे सिरहाने रख जाती थी। उस दिन शायद भूल गई थी, या नियति नहीं उसे भुला दिया था, जिससे मेरी अनजान आंखें समय पर ही मेरे ससुराल के परिवेश की चिलमन उठाकर झांक लें। मैं पानी लेने उठी। मेरे कमरे के सामने ही मेरे ससुर का शयन कक्ष था। उसी से लगा प्रतुल का कमरा, जिससे कपाट दिन रात बंद रहते थे। उसके साथ सोते थे मैनेजर राखाल बाबू। उसी से संलग्न था रसोई का कमरा। सोचा था दबे पैर जाकर प्यास बुझा आऊंगी। तब तक रंगपुर में बिजली नहीं आई थी। किसी चतुर्दशी की धवल चंद्रिका पूरी गैलरी में ऐसे पसर गई थी जैसे 20 पेट्रोमैक्स चले हों। मेरे ससुर के कमरे के मखमली पर्दे शायद बेहद उमस के कारण कुछ खिसका दिए गए थे। उसी दरार के औदार्य से जो दृश्य मैंने देखा, उससे मेरा सर्वांगी घृणा से कटंकित कर दिया। दीन दुनिया से बेखबर पुत्र की आसन्न मृत्यु से निर्लिप्त मेरे 60 वर्ष के ससुर सोना मासी को बाहों में भरे गहरी नींद में डूबे हुए थे। मैं उल्टे पांव प्यासी ही लौट आई। उस अभिशप्त छपर खट पर औंधी पड़ी सिसकने लगी। बाबा बाबा, कहाँ डुबो दिया तुमने मुझे। न जाने कब आकर सोना मासी मेरे सिरहाने खड़ी हो गई थी। ओरे बाबा, की कन्ना रे जतो सब नकामी, कची खुकी जेन बापेर नाम करे, कांद छेन एमन बापेर मुझे खाटा। अरे बाप रे, क्या नखरे हैं। बाप का नाम लेकर रो रही है, दूध पीती बच्ची हो जैसे। ऐसे बाप के मुंह में झाड़ू। फिर वे देर तक बड़बड़ाती रहीं। एक बार भी पूछताछ नहीं की। खुद आकर क्यों नहीं देख गए दामाद को। हमने क्या ताले में बंद कर रखा था उसे। 8वें दिन सुना प्रतुल का ज्वर उतर गया है। उसे पथ्य भी दे दिया गया है। अब कलकत्ते के बड़े डॉक्टर उसको देखने आ रहे हैं। डॉक्टर आए। उन्होंने घंटों आला लगाकर प्रतुल की जांच की। फिर मेरी पुकार हुई। मुझे क्यों बुला रहे हैं? मैं क्या बीमार हूँ? मैंने कुछ अशिष्ट स्वर में ही मासी से पूछा। अरे दुरंत लड़की, तू तो बीमार नहीं है, पर खोका को तो बीमार कर सकती है। अब अपने मुंह से तो हम तुझसे कुछ नहीं कह सकते। इसी से डॉक्टर बाबू से कहा है, वे ही समझा दें। मैं सिर झुकाए दीवान खाने में खड़ी हो गई। कमरे में कोई नहीं था। केवल दीवार पर लगी विदेशी घड़ी से सिर निकालकर नन्ही सी चिड़िया कोयल सी टहुक उठी, कुहू कुहू। घंटे बजाने वाली ऐसे विचित्र घड़ी मैंने जीवन में पहली बार देखी थी, और मैं जोर से हंस पड़ी। मैं हंस ही रही थी कि डॉक्टर बाबू को लेकर मेरे ससुर आ गए। मूर्खों की तरह हंस क्यों रही है? मेरे ससुर का कठोर स्वर मुझे कंपा गया। बैठो बेटी। जितना ही कठोर स्वर मुझे पल भर पूर्व कंपा गया था, उतना ही मधुर आदेश का दूसरा स्वर सुन मैंने आंखें उठाईं। मेरे सामने विदेशी वेशभूषा में वह शांत सौम्य वृद्ध डॉक्टर खड़े थे। तुम इसे समझा देना निखिल, अभी यह कुछ भी नहीं समझती, जरा जिद्दी भी है। मेरे ससुर हम दोनों को अकेला छोड़ चले गए। मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। क्या समझाएंगे मुझे? क्या मैंने कोई भूल कर दी? पर मैंने तो प्रतुल को देखा भी नहीं था। तुम तो एकदम बच्ची हो। कितने साल की हो माँ? यह संबोधन सुनते ही मेरे कंठ में गहवर अटक गया। इसी संबोधन से तो मुझे बाबा बुलाते थे। यहाँ तो सोना मासी मुझे छोकरी कहकर पुकारती थी, वह भी ऐसे जैसे थप्पड़ मार रही हूँ। 16, मैंने कहा। एक दीर्घ श्वास लेकर वे बोले, यह तो बड़ा अन्याय किया है माधव ने। जानबूझकर तुम्हारे साथ यह अन्याय कैसे कर गया? क्या तुम्हारे पिता को कुछ भी नहीं बताया उन्होंने? मैंने चकित दृष्टि उठाई और उस सौम्याकृति वृद्ध की आंखों में मेरे प्रति करुणा की स्नेह सिक्त तरल तरंगें देख मैं त्रस्त हो गई। क्या नहीं बताया मेरे पिता को? आश्चर्य, सचमुच आश्चर्य हो रहा है मुझे। माधव मेरा पुराना मित्र है, उसे तो मैं सब कुछ बता चुका था। देखो बेटी, तुम्हारे पति के दोनों फेफड़े नष्ट हो चुके हैं। यह विवाह किसी तरह भी नहीं होना चाहिए था। प्रतुल है ही कितना बड़ा, अभी तो बीए किया है। उम्र होगी यही कोई 20 साल। पर अब जो होना था सो हो गया। सोचा तुम्हें सावधान कर दूं। तभी मैं भयभीत होकर रोने लगी थी।
नहीं माँ, ऐसे मन छोटा नहीं करते, तुम्हें साहस और धैर्य से काम लेना होगा। वे मेरे पास आकर मेरे झुके सिर पर स्नेह से हाथ फेरकर बोले, यह रोग छुतुहा रोग है। मैं यह नहीं कहता कि तुम प्रतुल को छोड़कर मायके चली जाओ, किंतु तुम्हें परहेज बरतना होगा। फिर अपदस्थ होकर स्वगतः बड़बड़ाने लगे, यह तो बड़ी जाति है माधव की। यह समानता क्या किसी पुरुष को शोभा देता है? अंतरमहल की ही कोई बुजुर्ग स्त्री को समझाना चाहिए था। फिर जैसे उन्होंने स्वयं ही उस कठिन कर्तव्य को सहज बना लिया। समझ लो माँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ। पिता के नाम से ही मेरी सिसकियाँ और तीव्र हो गई थी। उन्होंने बड़े दुलार से भरे स्वर में कहा, इस रोग में संयमी मनुष्य भी विवेक खो बैठता है। फिर तुम दोनों को तो अभी कच्ची वयस है। नारी से शारीरिक संपर्क इस रोग के लिए घातक है। तुम्हें स्वयं भी बचना होगा और उसे भी बचाना होगा, क्योंकि ऐसा संपर्क तुम्हें भी इस रोग की छूत अनायास ही दे सकता है, और उसके लिए तो यह भूल निर्घात मृत्यु ही सिद्ध होगी। उसी दिन मेरी पलंग प्रतुल के कमरे में फिर क्यों लगा दी गई, यह बहुत बाद में समझ आया। शायद मृत्यु पथ के पथिक से भी मेरे कसाई ससुर वंशधर की आशा लगाए बैठे थे। पहली बार मैंने अपने पति को देखा तो उनकी कंदर्प कांति देखती ही रह गई। छाती पर दोनों हाथ धरे वह गहरी नींद में सो रहा था। नव दूर्वा दल तुल्य देह कांति, बचकाने चेहरे पर मूछों की क्षीण रेखा, लड़कियों की सीरे शमी लंबी पलकें और रोग जीर्ण निमग्न कपोलों पर उस राज रोग की रक्तिम आभा की मरीचिका। वह तो बहुत बाद में कहीं पढ़ा था कि इसे ही ट्यूबरकुलोसिस फ्लैश कहते हैं। मैं बड़ी देर तक खड़ी रही। वह तो सो रहा था, मुझे बैठने को कहता ही कौन। मुझे कमरे तक मासी ही पहुंचा गई थी। देख छुट्टी खोका घुमाचे ओके विरक्त। देख छोकरी, खोका सो रहा है, उसे परेशान मत करना। यही हृदयहीन सीख मुझे मेरी विलंबित फूल शैया के दिन मिली थी। सहसा वह स्वयं ही जग गया और हड़बड़ा कर उठ बैठा। फिर मधुर स्वप्नाविष्ट अलस हंसी के साथ उसने मेरा हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया। कितने दुर्बल हाथ थे उसके, और कैसा क्लांत शांत चेहरा। विदेश से नित्य ही तो औषधियों के पार्सल मंगवाए जा रहे थे, कैसी कैसी सुइयाँ, किंतु दोनों फेफड़ों का एक छत्र सम्राट बना क्षय रोग ठेल ठेल कर औषधियों को निरंतर पराजित कर रहा था। कितनी सुंदर हो तुम तिला, जानती हो ना, मैंने शुभ दृष्टि में भी नहीं देखा, आंखें बंद कर ली थी। मैंने भी तो नहीं देखा, मैंने भी आंखें बंद कर ली थी। और हम दोनों एक साथ किसी शैतानी में पकड़े गए निर्दोष बालकों से भी ठठाकर हंस पड़े थे। फिर रात भर कितने अंतहीन प्रश्न पूछे गए, कितने सरस उत्तर। लग रहा था जन्मांतर से अटूट मैत्री में बंधी वर्षों से बिछुड़ी दो अतृप्त आत्माएं सहसा फिर युग्म हो गई हैं। दूसरे दिन उठकर जाने लगी तो प्रतुल ने अपना हाथ पकड़कर खींच लिया। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी, यहीं रहोगी दिन रात मेरे साथ। छी, क्या कर रहे हो? सोना मसी क्या कहेंगी? कहने दो उन्हें, पहले भी अपना चेहरा तो दर्पण में देख लें। मेरा कलेजा धक रह गया। तब क्या वह भी वही दृश्य देख चुका था जो मैंने देखा था? फिर वह बच्चे सा मचल उठा। अच्छा, एक शर्त पर जाने दूंगा, पहले अपना जूड़ा खोल कर दिखाओ। हरिबाला कह रही थी तुम्हारे बाल अजगर से भी लंबे हैं। स्वयं ही फिर उसने मुझे पास खींच अनाड़ी हाथों से मेरा जूड़ा खोल दिया। गहराई घनछटा से मेरे जूड़े से उन्मुक्त बाल उसकी गोद में बिखर पलंग से नीचे झूल गए। उसकी आंखें फटी ही रह गईं। अरे बाप रे, बाल हैं या नियाग्रा फॉल्स? ऐसी ही बैठी रहना तिला, मैं अपना कैमरा निकाल लाऊं। फिर वह अपने सूटकेस को उथल पुथल कर अपना कैमरा निकाल लाया। महा उत्साह से उसने मेरी एक साथ कितनी ही तस्वीरें खींच डाली। कौन कहेगा वह बीमार था। उसके बाद उसके स्वास्थ्य में आश्चर्यजनक परिवर्तन स्पष्ट हो उठा। पिच के गाल भरने लगे, आंखों में अनदेखी चमक आ गई। जो अनिच्छा से थाली दूर सरका देता था, वही अब नित्य नवीन खाने की फरमाइशें करने लगा। कभी कहता, नेम बोगिन बेगुन घट वाले बाटा बनाओ, कभी लाउर ढांटा दिए मटोर डाल, कभी घर के घी सने भात पर ढेर सारा मोरला छाछ का झोल, कभी नतुन गुड़ की पायस, कभी मुगलई पराठा। लोग कहने लगे थे, बहू का पैर बड़ा शुभ पड़ा है माधव बाबू, अब झटपट एक खासी दावत दे डालिए।
अरे रुको भाई, एक साथ दावत दूंगा, वह भी ऐसी कि ज़िंदगी भर याद रखोगे। वंशधर को तो आने दो पहले। पर वंशधर आएगा नहीं, वंशधर जाएगा। यह कटु सत्य अंत तक वे ग्राह्य नहीं कर पाए थे। मुझे द्विरागमन के लेने के लिए मेरा भाई आया तो उसे यह कहकर लौटा दिया गया कि हम सब पहाड़ जा रहे हैं, बहू अभी नहीं जा सकती। प्रतुल क्या मुझे एक पल भी छोड़ सकता था? वह तो अब मेरा खाना भी अपने ही कमरे में मंगवा लेता और फिर दिन भर हम द्वार बंद कर कर कभी ताश खेलते, कभी वह मुझे बाहों में भर एक के बाद एक कितने गाने सुनाते चला जाता। अत्यंत मधुर कंठ था उसका, एकदम लड़कियों का सा कंठस्वर। एक गाना मैं उससे बार बार सुनती, तोर मनोर मनेर मानुष एलो द्वारे, मन जखन जागली नारे। तेरे मन का मानुष तेरे द्वार आया था, अरे मन तो जागा ही नहीं। बीच बीच में सोना मासी अधैर्य से द्वार भड़बड़ा जाती। लज्जा नहीं छुटी शेषे गिले फेलवी खोखा के, दिन दोपहरे जत सब नाटक छी छी। लज्जा नहीं है छोकरी, अंत तक खोखा को निगल ही जाएगी क्या? भरी दोपहरी में यह सब नाटक, छी छी। और मासी को चिढ़ाने बंद द्वार से ही प्रतुल बेहयाई से हाँक लगाता, अरे मासी, एक दूसरे को निगल ही तो रहे हैं हम, तुम्हें कोई आपत्ति है क्या? और गुस्से में पैर पटकती धम्म धम्म कर मासी अपने कमरे में चली जाती। पूरा महीना ही आनंद उल्लास में न जाने कब बीत गया। इस बीच प्रतुल को एक दिन बुखार नहीं आया। उसकी बीमारी हमारे लिए एक विस्मृत स्वप्न बन गई थी। ठीक जैसे फांसी से पूर्व कैदी की एक इच्छा पूरी कर दी जाती है, वैसे ही शायद नियति हमारी एक एक फरमाइश पूरी कर रही थी। तभी विधाता ने पहला थप्पड़ मारा। प्रतुल को एक रात अचानक खांसी का विकट दौरा पड़ा, साथ ही रक्त का एक बड़ा सा थक्का तकिए पर गिरा। उसने निढाल होकर आंखें मूंद ली। तत्काल डॉक्टर बुलाए गए, सुई लगी, दवा दी गई। उसने उठकर एक प्याला चाय भी पी, किंतु बुखार नहीं उतरा। जितनी जल्दी हो सके पहाड़ ले जाइए, डॉक्टरों ने राय दी। तब भुवाली सैनिटोरियम ही ऐसे रोगियों की मक्का मदीना थी, किंतु प्रतुल ने साफ मना कर दिया कि वह अन्य रोगियों के साथ नहीं रहेगा। हार कर राखाल बाबू अल्मोड़ा के उस बंगले को बुक कर आए। रातों रात फर्स्ट क्लास के 4 टिकट खरीद लिए गए। मैं, प्रतुल, मोना मासी और मेरे ससुर, साथ में दो नौकर नौकरानियाँ। गर्म कपड़ों से भरे सूटकेस, दर्जन भर थर्मस, दवाओं से भरी टोकरियाँ और लिहाफ कंबल। प्रतुल को एक ही रक्त वमन निस्तेज कर गया था। एक दिन उसने मेरा हाथ पकड़कर छाती पर धर लिया, फिर दीवार की ओर मुंह फेर कर एक दीर्घ श्वास लेकर कहने लगा, तिला, आज से तुम सोना मासी के कमरे में सोना। उनका क्षीण स्वर अश्रुसिक्त है, यह मैं समझ गई। पागल की तरह मैंने दोनों हाथों में उसका चेहरा अपनी ओर किया और उसकी छाती पर सिर रखकर जोर से रो पड़ी। क्यों कहा तुमने ऐसा? क्यों? क्या मैं तुम्हें अब अच्छी नहीं लगती? पगली, तू मुझे कितनी अच्छी लगती है, यह भी क्या तुझे बताना होगा? अच्छी लगती है तिला, बहुत अच्छी, तभी तो कह रहा हूँ। नहीं, मैं यहीं सोऊंगी। खबरदार जो कभी ऐसी बात जबान पर लाए। पूरी ट्रेन यात्रा में वह मेरा हाथ थामे चुपचाप भय त्रस्त दृष्टि से कंपार्टमेंट की छत को निहारता रहा, जैसे उसे भय हो रहा था कहीं मेरा हाथ छूटा तो मृत्यु उसे मेरी सौत बनकर खींच ले जाएगी। कल्याण हाउस पहुँचे तो किसी अज्ञात अमंगल की आशंका मुझे त्रस्त कर गई। कैसा भुतहा बंगला था! हिले दरवाजे की दरारों से आती साएं साएं करती हवा, जन शून्य अरण्य और एक अजीब सी दम घूंटू उदासी। लगता था दीवारों में भी दवाओं की दुर्गंध ईंट गारे चूने के साथ रच बस गई है। उन दिनों वहाँ क्षय रोग विशेषज्ञ एक प्रख्यात डॉक्टर रहते थे, डॉक्टर खजान चंद्र। उन्हीं का नाम सुनकर मेरे ससुर प्रतुल को उतनी दूर लाए थे। सुना था कि वे मुर्दे में भी जान डाल देते हैं। उन्होंने आते ही प्रतुल के अंजर पंजर खटकाए, एक्सरे देखे, कुछ दवाएं लिखी और जब मेरे ससुर उन्हें पहुँचाने सीढ़ियाँ उतर रहे थे तो छिपकर मैंने भी उनकी बातें सुन ली। आपने अपने बेटे का विवाह कर दिया है? जी हाँ, वहीं वहीं तो मेरी बहू खड़ी थी। कब किया विवाह? 2 महीने पहले। मेरे ससुर का अपराधी स्वर मैंने ठीक ही सुना। यू आर अ फूल, यह कहकर डॉक्टर तेजी से सीढ़ियाँ उतर गए। मैं समझ गई, फरमान तो यहाँ भी फांसी का ही मिला है। हाँ, शायद उनकी मृत्युंजयी औषधि और पहाड़ों की हवा फांसी की तारीख को कुछ और बढ़ा सकती थी। वही हुआ। पहली सुई लगते ही प्रतुल की आनंद चटुलता फिर लौट आई। वह एक बार फिर कैमरा निकाल मेरी तस्वीरें लेने लगा। कभी मासी को जलाने उन्हीं की उपस्थिति में मुझे बाहों में भर अधीर प्रणयी बन उन्मत्त हो चूमने लगता। कभी उनके ना कहने पर भी
दिन डूबे घुमाने ले जाता। उसकी बेतुकी फरमाइशें मुझे कभी धैर्यच्युत कर देती। वह साड़ी पहनो, उसके साथ माँ का अनंत, वह झुमके, वह हार। कभी कहता नहीं, वह लाल पहाड़ की गरद पहन, बड़ा सा सिंदूर का टीका लगाकर ऐसे खड़ी रहो। नहीं, ऐसे लगता था वह मुझे बहरूपिया बना अपने एक एक अरमान पूरे करना चाहता था। सच कहती हूँ, वह कल्याण हाउस जो मुझे पहली दृष्टि में बेहद मनहूस लगा था, वही सहसा मेरे लिए ताजमहल बन उठा था। मैं जानती थी कि स्वर्ण घट में छलकते अमृत की वह घूंट मेरे लिए क्षण स्थायी ही रहेगी, किंतु जब तक अमृत है क्यों न चक्कर अघा लूं। आश्चर्य होता है कि हम दोनों के निर्दोष हृदयों में शैशव की निर्दोष अकपट प्रेम की कैसी स्निग्धता थी कि कभी किसी क्षण भी हमारे बाल सुलभ हृदय वासना दग्ध नहीं हुए। पता नहीं विधाता ने ही हमें इस संयम का अपूर्व दान देने का आग्रह किया था, या स्वयं हम दोनों का विवेक ही हमें कवच सा सेंत रहा था। पर फिर जैसे जैसे समय बीतता गया, प्रतुल में एक विचित्र परिवर्तन मुझे सहमाने लगा। कभी वह मुझे ऐसे देखने लगता जैसे मुझ में कुछ नयापन देख लिया हो और बाहों में ले लेता, लगता भींच कर कीमा बना देगा। एक दिन रात्रि के सन्नाटे में उसने सहसा मुझे अपने पलंग पर खींच लिया। वह बुरी तरह हाँफने लगा, जैसे बड़ी दूर से दौड़ कर आया हो। क्या हुआ प्रतुल, तबीयत तो ठीक है ना? मैंने घबरा कर उसके सशक्त बाहुपाश से अपने को छुड़ाने की चेष्टा की। उस दुर्बल देह में कहाँ से आ गई थी शक्ति? आर परिच्छना तिला, आर जे परिच्छना। अब नहीं सहा जाता तिला, नहीं सहा जाता। समझ गई, मेरे कपोलों का दाह स्वयं मुझे ही तपा गया। पर फिर उस तृषाक्त क्लांत पथिक के अधरों तक शीतल जल से लबलबाता जल पात्र ले जाकर मैंने बड़े छल बल से खींच लिया। मैं जब 10 साल की ही थी, मेरा अपेंडिक्स निकाला गया था। जब मैं पानी पानी की रट लगा चीखने लगती, तब माँ मुझे गोद में लेकर सांत्वना देती। ना आभार सोना, जल देते नहीं, डॉक्टर बारन कर छेन। नहीं मेरी लाड़ो, पानी नहीं देना है, डॉक्टर ने मना किया है। ठीक उसी वात्सल्य से मैंने उसे छाती से लगाकर समझाया, नहीं प्रतुल नहीं, मैं नहीं चाहती कि हमारा यह असंयम हमें सदा के लिए एक दूसरे से विलग कर दे। आज्ञाकारी विनम्र बालक सा ही वह फिर मेरी छाती में मुंह छिपाकर सो गया। यद्यपि मैं जान गई थी कि वह सो नहीं, रो रहा है। एक दिन हम सोना मासी को बिना बताए ही चुपचाप घूमने निकल गए। उनसे कहते तो या तो स्वयं हमारे साथ हो लेती या एक दो लाठीधारी नौकरों को साथ भेज देती। कल्याण हाउस से उस सर्पिल पगडंडी सीधी उस ऐतिहासिक वृक्ष तक जाकर विलीन हो गई थी जिस पर कभी मृत्युदंड पाए कैदियों को फांसी दी जाती थी। उसी से कुछ दूरी पर थी लौह श्रृंखलाओं से घिरी, वीर गति को प्राप्त हुए 2 विदेशी सैनिक अफसरों की कब्र, कर्क एंड टैपले। हमारे भाग्य से ही मेल खाता ऐसा दुर्लभ एकांत और हमें कहाँ जुटता। देवदार के सघन झुरमुट में वर्षों से चिरनिद्रा में सुप्त अपने स्वदेश से बहुत दूर वे 2 विदेशी असंख्य फांसियों का मूक साक्षी वह अपराधी वृक्ष। हम थक कर बड़ी देर तक वहीं बैठे रहे। प्रतुल मेरी गोद में सर धरकर लेट गया। आहा, कैसी शांति है यहाँ, कैसा सुख। बेटा, यम भी मुझे अब यहाँ नहीं ढूंढ पाएगा। चुप, जब देखो तब ऐसी अशुभ बातें। क्यों, इसमें अशुभ कौन सी बात कह दी मैंने? ठीक ही तो कह रहा हूँ। न सोना मासी की बड़बड़ाहट, न बाबा का गर्जन तर्जन, न सुई न दवा, न 24 घंटे मुंह में ठूसा जा रहा थर्मामीटर, बस हम दोनों। जानती हो तिला, वह फिर एकाएक चुप हो गया। चुप क्यों हो गए, कहो ना। तू डांटेगी। लो और सुनो। कब डांटा है जी मैंने? कह डालो, मैं कसम खाती हूँ कुछ नहीं कहूँगी। मुझे लगता है इन्हीं विदेशियों की तरह मुझे भी अपनी जन्मभूमि की धरनी कभी नहीं जुटेगी, यहीं सो जाना होगा मुझे। मैंने उसे कसकर पकड़ लिया। नहीं नहीं, मैं ऐसे तिलमिलाकर चीख उठी जैसे यम उसे सचमुच ही खींचे लिए जा रहे हों। अरे बाप रे, अंधेरा हो गया आज। खैर नहीं, उड़न चंडी सोना मासी झाड़ू लेकर बैठी होगी। चल चल, अंधेरा हो गया है। हम भूल ही गए थे कि घर से निकलते हमें घंटों बीत गए हैं। उधर पूरा घर न जाने कब से लालटेन लेकर हमें कहाँ कहाँ ढूंढ आया था। बरामदे में पैर रखा ही था कि सोना मासी ने लपक कर मेरा जूड़ा पकड़ लिया। राक्षसी मार डालेगी खोका को। और फिर मेरे ससुर नौकर नौकरानियों के सामने ही उन्होंने मुझे धक्का मारकर दीवार से सटा दिया। मेरा सिर 2-3 बार उस पथरीली दीवार पर टकराकर बोली, लज्जा नहीं तुझे, शर्म नहीं आती है छोकरी? तब तक मुझे किसी ने फूल की छड़ी से भी नहीं छुआ था।
जीवन में पहली बार किसी ने मुझ पर हाथ उठाया था। मैं संभलती इससे पहले ही उन्होंने अपनी मर्दानी मुट्ठी से मेरी पीठ पर दनादन कई धौल जमा दिए। कहाँ ले गई थी इसे? बोल बोल। तभी प्रतुल ने मौसी को धक्का देकर दूर धकेल दिया और मेरे सामने ढाल बना खड़ा हो गया। खबरदार जो इसे कुछ कहा। वह मुझे नहीं ले गई थी, मैं ही उसे ले गया था। शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। मासी, मेरे घर में मेरी पत्नी पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें? मैं अपने शांत सौम्य, किसी से कभी कुछ न कहने वाले पति का यह रौद्र रूप पहली बार देख रही थी। मेरे ससुर चुपचाप बैठे थे, जैसे सांप सूंघ गया हो। नौकरों की भीड़ सहम कर स्वयं छट गई। सोना मासी पहले से कुछ क्षण हतप्रभ सी खड़ी रहीं, फिर आंचल में आंखें ढांप जोर जोर से रोने लगी। देख रहे हो लड़के का कांड? नई बहू के लिए कैसी माया, और जिस हरामजादी ने पाला पोसा वह जाए चूल्हे में। उस रात फिर लाख मनुहार करने पर भी प्रतुल ने खाना नहीं खाया। मैं भी भूखी ही सो गई। कुछ घंटों पूर्व जो सहसा निरोग होकर आनंद की फुलझड़ियां बिखेर रहा था, मुझे हंसा रहा था, वह एकाएक गुमसुम होकर पड़ा था। क्यों परेशान हो रहे हो प्रतुल? सोना मासी को तो स्वभाव ही ऐसा है। मुझे तो अब आदत पड़ गई है, मुझे बुरा नहीं लगता। मैंने कहा तो वह अब तक दबाए क्रोध को दबा नहीं पाया। तुम्हें बुरा नहीं लगता होगा, मुझे लगता है। 3 कौड़ी की औरत हमारे ही टुकड़ों पर पड़ रही है और तुम पर हाथ उठाया उसने। उसका उत्तेजित स्वर सहसा ऊंचा हो उठा। मैंने घबरा कर उसका मुंह ढांप दिया। सोना मासी को मैं जानती थी। बंद दरवाजों के कान सटाए छिप कर सुनना उनकी आदत थी। कहीं सुन लिया तो आधी रात को फिर भद्दे नाटक की पुनरावृत्ति होगी। चुप करो प्रतुल, धीरे बोलो। सोना मासी सुन लेंगी तो फिर आधी रात को रोना धोना छेड़ देंगी। छेड़ने दो, मुझे किसी का डर नहीं। अब तुमसे सब कुछ कहना चाह रहा हूँ। जानती हो माँ पागल खाने कैसे गई? इसी उल्टा के कारण। विधवा होने पर बाबा इन्हें यहाँ ले आए। हरिबाला ने मुझे सब कुछ बताया है। हरिबाला माँ के साथ ही उनके मायके से आई थी। गृह भर में वही थी जिसे हम दोनों से सच्चा लगाव था। 24 वर्ष की थी यह चुड़ैल, माँ से कुल 1.25 वर्ष छोटी। पहले माँ को फिट पड़ते थे, घंटों तक बेहोश रहती थी, पर वह पागल नहीं थी। इन दोनों ने ही मिलकर उसे पागल बनाया है। बस चुप करो प्रतुल, तुम्हें बहुत उद्वेलित होना मना है ना? क्या क्या मना है मुझे? वह हाँफता हाँफता बैठ गया। घूमना मना, गाना मना, सब कुछ मना। पत्नी मेरे लिए सदा ऐसी गुड़िया रहेगी जिसे यत्न से सहेज कर रखना होगा जीवन भर। क्यों आई तुम मेरे जीवन में? क्यों सब कुछ जानकर प्राण रहते ही सती बनने का शौक चर्राया तुम्हें? क्या तुम्हारी जवान नहीं थी? मना नहीं कर सकी तुम? बोलो, जवाब दो। वह ऐसा कभी नहीं करता था। मुझे जोर जोर से झकझोरने लगा था। क्या जवाब दूं प्रतुल? मेरा शांत स्वर मुझे स्वयं ही अनचीना लग रहा था। हमें कुछ भी पता नहीं था, न माँ को, न बाबा को, न स्वयं मुझे। तुम्हें पता होता तो क्या तुम मना कर देती? उसका अधीर स्वर कितना करुण था, कितना नैराश्यसिक्त, जैसे मेरे उत्तर ही उसके प्राण अटके हों। नहीं, मेरा दृढ़ स्वर मेरी गहनतम सच्ची भावना से पगा स्वयं मेरे मुंह से निकल गया। वह मेरा चिबुक थाम आश्चर्य से मुझे देखने लगा, जैसे मेरी आंखों की पुतलियों में मेरे उत्तर की पुष्टि चाह रहा हो। फिर बिना कुछ कहे उसने अपने तृप्त अधर मेरे ललाट पर धर दिए। 2 दिन तक फिर हम दोनों कमरे से बाहर नहीं निकले। बाबा और सोना मासी शायद जान गए थे उन्होंने बेटे को बेहद नाराज़ कर दिया है। तीसरे दिन ही मेरी काल रात्रि मेरा जीवन उलट पुलट देगी, यह मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। दिन भर प्रतुल ठीक रहा, बुखार भी सामान्य था, खांसी भी नहीं। उस पर मूड अचानक पूर्ववत हो गया था। बड़ी देर तक हम दोनों ताश खेलते रहे। फिर वह कहने लगा, तिला, आज शाम फिर वहीं घूमने चलेंगे। क्यों, मेरा सिर फोड़वा कर मन नहीं भरा क्या? उसकी आंखों में चुलबुली तरंगें मुझे सहसा भय से सहमा गईं। अब इसने अपना यही संकल्प दोहराया तो मैं क्या रोक पाऊंगी उसे? यौवन के उद्दाम वेग में हम दोनों ही तिनके से बहे जा रहे थे, किंतु नारायण के मन तो कुछ और था। दिन डूबते ही उसने कहा, तिला, गरम चादर उड़ा दो, मुझे ठंड लग रही है। वही ठंड फिर न गरम चादर से शांत हुई, न मोटे मोटे लिहाफ कंबलों से। रात हुई कि वह तेज बुखार में अंड बंड बकने लगा। कर्क एंड टैपले एंड प्रतुल भट्टाचार्य तीनों एक साथ सोए हैं यहाँ। मेरा गर्म कोट तो निकाल दो तिला, तुम भी शॉल ओढ़ लो। टॉर्च ले लेना, हमें लौटने में देर होगी। माँ, माँ, कहाँ हो तुम? आओगी नहीं कभी?
मेले में खो गए किसी व्याकुल अबोध शिशु सा वह करुण स्वर में अपनी विस्मृता जननी को पुकारने लगा तो मेरी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। मैं जा रहा हूँ माँ, आओगी नहीं? उसका यही प्रलाप मुझे भय से कंपा गया। मैं अपने ससुर और सोना मासी को बुला लाई। नौकर नौकरानियां सब ने भीड़ लगाकर छटपटाते प्रतुल की पलंग घेर ली। सुबह होने के कुछ पहले उसे फिर उसी खांसी का विकट दौरा पड़ा। टीवी रोगी की खांसी सुनी है कभी? ठक 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 ठक, जैसे कोई गर्म लोहा पीट रहा हो। उसे फिर अचानक होश आ गया। यक्ष्मा रोगी को अंत तक चेतना बनी रहती है, यह कहीं सुना था। उस दिन देख भी लिया। तिला तिला कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ प्रतुल। मैंने बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। नहीं, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। मैं कांप उठी। बाबा कहते थे जब आंखों में प्रकाश नहीं दिखता तो समझना चाहिए मृत्यु निकट है। घोषम न शृणुयात् कर्णो ज्योति नेत्रे न पश्यति। तिला बोलती क्यों नहीं, आती क्यों नहीं मेरे पास? आओ एक बार तुम्हें छाती से लगा लूं। उसने शून्य में अपनी सीख सी दुबली बाहें फैला दी। मैं बोल रही थी, यहाँ हूँ मैं प्रतुल। वह सुन नहीं पा रहा था। मैं हाथ थामे खड़ी थी, वह मुझे देख नहीं पा रहा था। ससुर, मासी, नौकर, नौकरानियों की उपस्थिति में कैसे उसकी बाहों में सिमट सकती थी मैं? फिर खांसी का बेग बढ़ा और फक से काले जमे रक्त का थक्का तकिया पर बिखर गया। उसी क्षण पलटी पुतलियाँ और भिजे दांतों को देख सोना मासी पछाड़ खाकर उसकी निष्प्राण देह पर गिर पड़ी। खोखा खोखा रे, कोथाय गेली रे। मेरे ससुर निश्चेत हतबुद्धि खड़े थे। पलक मारते ही उनका वंशधर उन्हें अंगूठा दिखाकर चला गया। मासी के एक एक विलाप में मुझ पर अजस्त्र गालियां बरस रही थीं। राक्षसी खा गई हमारे वंश को, इसी ने चूस लिया उसका रक्त, कलेजा निकाल कर चबा गई चुड़ैल, अपिया, राक्षसी। मैं पत्थर बन गई थी। वहाँ होकर भी मैं बहुत दूर चली गई थी, बहुत दूर। सुबह होते ही अनजान प्रतिवेशी सगे बिरादर बने खड़े हो गए। सभी ने प्रतुल की महायात्रा का साज सरंजाम जुटा दिया। राम नाम सत्य के बीच हमारे दोनों नौकरों का उच्च स्वर मेरे कानों में आ रहा था, बोलो हरि बोल, हरि बोल। उस प्रदेश में भी बेचारे बंगाल को खींच कर लाने का व्यर्थ प्रयत्न कर रहे थे। मैं अपने कमरे में ज़मीन पर पड़ी थी। मेरी चिंता थी ही ससुराल की नौकरानी हरिबाला ही मेरे सिरहाने बैठी थी, मेरी पीठ सहलाती रही। फिर उसे भी सोना मासी ने बुला लिया। धीरे धीरे 4 दिन बीत गए। सहसा चौथे दिन सोना मासी दहरी पर आकर खड़ी हो गई। ए छूनी, तेरे ससुर ने कहा हम कल गया जाएंगी। अज्ञात आत्मा अशांत आत्मा गई है, उसकी वहीं की प्रेतशिला में पिंड देना होगा, तभी उसे मुक्ति मिलेगी। अपना सामान रख लेना, कल सुबह ही चल देंगे। 4 दिन से अन्न का दाना भी मेरे मुंह में नहीं गया था। हरिबाला ही जबरदस्ती चाय पिला गई थी। उठने बैठने लगी तो पैर कांपने लगे, फिर जमीन पर ही पसर गई। आधी रात को मैंने पहली बार प्रतुल को सपने में देखा। एकदम रोग मुक्त, उज्ज्वल चेहरा, वैसी ही बाल सुलभ निर्दोष हंसी। तिला भाग जा दूर कहीं। फिर वह धैर्य से मुझ पर झुका। प्रतुल, प्रतुल, तुम आ गए हो ना? मैं जानती थी तुम अवश्य आओगे। फिर अपनी ही हड़बड़ाहट से मेरी चेतना लौटी। पर यह कैसा भार मेरी छाती पर? कौन था यह? प्रतुल, प्रतुल कहाँ से आ सकता था अब? मैंने डर कर उठने की चेष्टा की, शायद चीखने ही जा रही थी कि किसी के बलिष्ठ पंजे से मेरा मुंह दाब दिया। अपनी दुर्बल देह की पूरी शक्ति लगाकर मैंने उस क्रमशः गुरुतर हो रहे भार को धक्का दिया और अपने होंठों पर धरे पंजे को जोर से दांत गड़ा दिए। एक दबी चीख के साथ कोई संभल कर उठा। मैंने सिरहाने धरी लंबी टॉर्च निकाल कर जला दी और एक पल को लगा मैं गिर पड़ूंगी। मेरे सामने मेरे ससुर खड़े हाँफ रहे थे। उनकी दोनों मदमत्त कामातुर आंखों से निकली वासना की लपटें मुझे लीलने को बढ़ी आ रही थीं। इतना नीच, इतना जघन्य ऐसा पशु हो सकता है मानव? अभी इकलौते बेटे की चिता ठंडी भी नहीं हुई और यह पशु इस नीचता पर उतर आया। अपनी पूरी ताकत से मैंने वह टॉर्च उसके सिर पर दे मारी। वह एक दबी चीख के साथ दोनों हाथों में सिर थामे ज़मीन पर बैठ गया। मैंने खिड़की से छलांग लगा दी। लगता है दयालु विधाता ने ही मुझे उस दिन गोद में उठा लिया होगा, क्योंकि उस ऊंचाई से कूदने पर भी मेरा ना हाथ टूटा ना पैर। फिर मैं बदहवास भागने लगी। सड़क पर घटाटोप अंधकार था। नन्ही नन्ही बूंदें भी पड़ने लगी थी। कड़ाके से बिजली बीच बीच में चमक कर मुझे पथ निर्देश दे रही थी।
न मेरे पैरों में चप्पल थी, न साड़ी ठीक से बांधी थी। सहसा मुझे लगा किसी पेड़ से टकरा गई हूँ। फिर चेतना लौटी तो देखा पेड़ नहीं, ओवरकोट पहने एक लंबा व्यक्ति है। क्या बात है बेटी, क्यों भाग रही हो ऐसे? अभी तो पौ भी नहीं फटी। मुझे बचा लीजिए, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। मैं रोती बिलखती उस अनजान व्यक्ति से लिपट गई। आओ मेरे साथ, मेरा घर अगले ही मोड़ पर है। अंधेरे में मुझे कुछ नहीं सूझ रहा था, मैं उनका चेहरा भी नहीं देख पा रही थी। वही फिर मेरा हाथ थाम मुझे ले गया। अब कभी सोचती हूँ कि वह यदि कोई गुंडा होता तब तो मैं खाई से निकल खंदक में ही गिरी होती, किंतु विधाता तो एक साथ सब द्वार बंद नहीं करता। अगले ही मोड़ पर उसका बंगला था। बड़ी जल्दी लौट आए जॉन, आज क्या पूरा राउंड घूमने नहीं गए? किसी स्त्री के स्वर में पूछे गए प्रश्न का उत्तर दिए बिना ही उसने मृदु स्वर में कहा, बैठो, मैं मारिया से कह आऊं गर्म चाय पिलाएं तुम्हें। मैंने उसके जाते ही कुर्सी पर गर्दन डाल आंखें मूंद ली। भयभीत कपोती सी मैं अभी भी कांप रही थी। कुछ ही घंटों में विधाता ने जैसे मेरा जीवन ही उलट दिया था। बहुत छोटी थी, तभी से बाबा पूजा करने बैठते तो मैं लपक कर उनकी गोद में बैठ जाती। कब उनका जपार्चन पूरा हो और कब बताशे मिले, उनके साथ साथ मैं भी उनके मंत्र पाठ में स्वर मिलाती। आज उस घोर विपत्ति के क्षणों में इतने दिनों को वे ही विस्मृत पंक्तियां स्वयं मेरे होठों पर फिसल गईं। गंवार देहाती की भांति दोनों पैर कुर्सी पर उठाकर मैं आंखें बंद किए होठों ही होठों में बुदबुदाने लगी थी। न तातो न माता न बंधु न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिमेव गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेको भवानी। पर्दा खोलकर वे दंपत्ति मुझे आश्चर्य से मुंह खोल देख रहे थे। इसका मुझे ध्यान ही नहीं रहा। पागलों की तरह सड़क पर नंगे पैर अध खुली साड़ी लपेटे बदहवास भागती और अकेली बैठी आंखें बंद किए स्वगतः बड़बड़ाती मैं उन्हें निश्चय ही किसी पागल खाने से भागी पगली सी लगी होंगी। फिर उनमें से किसी ने धीमे स्वर में पूछा, हेलो, हाउ आर यू, फीलिंग बेटर? मैंने हड़बड़ा कर दोनों पैर नीचे कर लिए और उस व्यक्ति का जो मुझे साथ लाया था पहली बार मैंने चेहरा ठीक से देखा। एकदम स्याह रंग, चौड़ा माथा, घुंघराले बाल और संत की सी मधुर हंसी। लो चाय पी लो, मेरा नाम जॉन है, तुम मुझे अंकल जॉन कह सकती हो। और यह है मेरी पत्नी मारिया। दोनों मेरे पास धरी कुर्सियों पर बैठ गए। मैं यहाँ के मिशन स्कूल का हेडमास्टर हूँ। तुम डरो नहीं बेटी, यहाँ तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा। उस सर्वथा अनजान परिवेश में दिलासे के वे शब्द मुझे फिर दुर्बल बना गए। मैंने सिर झुका लिया और मैं निशब्द रोने लगी। पुअर डियर, मारिया ने बढ़कर मेरा हाथ माथा थपथपाया। तुम चाय पीकर आराम कर लो, जॉन को परीक्षा लेने आज रानीखेत जाना है, शाम तक लौट आएगा। तब तक तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। मैं खाना बनाकर तुम्हारे कमरे में रख जाऊंगी, जब भूख लगे खा लेना। फिर दोनों मुझे एक छोटे से स्वच्छ कमरे में पहुंचाकर द्वार बंद कर चले गए। कमरे में संलग्न बांस की खपच्चियों से बना एक काठ बरामदा था। जाफरी को प्रिमरोज की घनी बेल ने ऐसे ढांप दिया था कि मुखर सड़क का कोलाहल ही सुनाई देता था। राहगीर नहीं दिखते थे। मैं हाथ मुंह धोकर उस छोटी सी कैंपो पर लेटी। मेरा अंग अंग टूट रहा था। पिछले 24 घंटों में जो तूफान मेरे ऊपर होकर गुजर गया था उसने मेरे सोचने समझने की शक्ति ही छीन ली थी। क्या करूँगी अब? कहाँ जाऊंगी मैं और कैसे? बड़ी देर तक छटपटाती मैं न जाने कब गहरी नींद में ऐसे सोई कि आंखें खुली तो रात हो आई थी। एक क्षण को लगा मैं अभी कल्याण हाउस में ही सो रही हूँ। वैसी ही उस गुलबनन नफसी मंदिर सुगंध और सिरहाने की मेज पर धरा एकदम वैसा ही कैरोसिन का लैंप जैसा हरिबाला हमारे सिरहाने धर जाया करती थी। लैंप की लौ शायद जानबूझकर ही कम कर दी गई थी कि कहीं तेज रोशनी मेरी नींद में व्याघात न डाले। दयालु गृहस्वामिनी प्लेट में ढककर खाना भी रख गई थी। नए परिवेश को मेरी अर्ध सुप्त चेतना स्वीकार ही नहीं कर पाई थी। मुझे लग रहा था अभी अभी सोना मासी द्वार भड़बड़ा कर चिल्लाएंगी। शर्म नहीं आती छोकरी, भरी दोपहरी में द्वार बंद कर यह सब ढोंग? छी छी छी। मैं हड़बड़ा कर बैठ गई। क्रमशः चैतन्य हो रही आंखों ने फिर उन दोनों को द्वार पर खड़े देखा। एक नीली छींट के फूलदार गाउन पर झकझक करते सफ़ेद एप्रन से हाथ पोंछती मारिया मेरी पलंग पर बैठ गई। कैसा है जी अब? जॉन, चाय बनाकर पैंट्री में रखाई हूँ, ले आओ तो डार्लिंग। फिर उन्होंने कंबल उठा मुझे ज़बरदस्ती लेटा दिया। अब बताओ बेटी, कहाँ से झगड़ कर भागी हो, मायके से या ससुराल से? चाय की ट्रे लेकर अंकल जॉन ने पत्नी को डपट दिया।
चाय तो पी लेने दो उसे, क्यों परेशान कर रही हो। कैसा आश्चर्य था कि मुझे एक ही सांस में उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाने में ज़रा भी संकोच नहीं हुआ। यहाँ तक कि अपने नर पिशाच ससुर की कामांधता की यवनिका भी मैंने निर्भीक निसंशय होकर उठा दी थी। एक पल को तो दोनों स्तब्ध रह गए। फिर अंकल जॉन ने ही गंभीर संयत स्वर में कहा, तुम अपने पिता का पता दे दो, मैं अभी तार कर उन्हें यहाँ बुला लेता हूँ। नहीं नहीं, मेरी अविवेकी उद्विग्नता से अंकल जॉन के दोनों हाथ पकड़ लिए। प्लीज़ आप ही मुझे उनके पास ले चलिए। माँ बाबा दोनों हार्ट के मरीज़ हैं। तार में क्या आप उन्हें पूरी बात बता पाएंगे? बौरा जाएंगे दोनों। ठीक ही तो कह रही है जॉन, मारिया ने कहा। तुम खुद जाकर उसे पहुँचाए आओ। एक क्षण को अंकल जॉन गहरी सोच में डूब गए। मेरा जाना क्या ठीक होगा मारिया? अल्मोड़ा छोटा सा शहर है, किसी ने देख लिया तो लोग बीसियों बातें पूछेंगे। कौन है यह? कहाँ से? कब से जानता हूँ? कहीं से भगा कर तो नहीं लाया? तुम तो जानती हो यहाँ आजकल कैसी कैसी अफवाहें फैल रही हैं कि हम मिशनरी हिंदू बच्चों को चुरा अपने घरों में बंदी बनाकर उन्हें ईसाई बना रहे हैं। किंतु मारिया, इसका कोई भय नहीं था। ऐसा नहीं था, ऐसी ही है तो मैं भी चलूँगी साथ में। किसी ने पूछा तो कह देंगे हमारे मिशनरी बंगाली मित्र की पुत्री है, हमसे मिलने आई थी, उसे ही पहुंचाने जा रहे हैं। देखो बेटी, तुम्हें यह मांग कर सिंदूर रगड़कर मिटाना होगा, कहीं से भी हिंदू न लगो, समझी। उस दुख भरी घड़ी में भी मेरे होठों पर हंसी आ गई। सिंदूर तो स्वयं विधाता ही मिटा चुका था, अब क्या मिटाऊं। 3 दिन बाद तड़के ही हम चल दिए। मारिया आंटी अंत तक नहीं गईं। हम दोनों अचानक ऐसे घर बंद कर चले जाएंगे तो पड़ोसियों को संदेह होगा। 3 दिन के उस अनजान ग्रह के स्नेहपूर्ण आतिथ्य ने मेरे ताज़ा खुले घाव पर जैसे शीतल पट्टी रख दी थी। कितनी लंबी लगी थी वह यात्रा प्रतुल के साथ, वही यात्रा कितनी छोटी लगी थी। मेरा हाथ यात्रा भर कस कर पकड़े रहना, शून्य दृष्टि में कंपार्टमेंट की छत को एकटक देखना, एक एक स्मृति का गहर कंठ मेरे कंठ में अटक रहा था। बस अड्डे से थोड़ी ही दूर पर मेरा पितृगृह था। वेणुवन की एक प्राकृतिक सुरम्य गैलरी को पार करते ही हमारी बरसाती थी। मेरे पैर सहसा कांपने लगे। कैसे देखूंगी माँ बाबा को? अभी 3 ही महीने पहले तो शहनाई की करुण गूंज के साथ यहाँ से विदा हुई थी। कैसी शोभा थी तब इस ग्रह की, रंगीन बंधनवार लोगों की भीड़, और आज उसी ग्रह में मेरा वैधव्य क्या मुझसे भी पहले पहुँच ऐसा श्रीहीन बना गया था। सूर्य ढल चुका था। प्रौढ़ संध्या के रक्तिम आलोक में पितृगृह की अट्टालिका की पहली झलक ही मुझे जड़ बना गई थी। प्रहरी से कदम्ब शिरीष कटहल के वृक्ष पूर्ववत खड़े थे। कामिनी, टगर, गोलोक, चंपा, पदम, पारिजात की मदमस्त खुशबू ने सहसा मेरी स्मृति के नथुने फड़का दिए। मेरे लिए कभी यह धरणी भूतल का भूस्वर्ग थी। आज प्रकृति की यही निभृत गोद मुझे मसान सी मनहूस लग रही थी। अंकल जॉन ने शायद मेरे उद्वेलित चित्र की व्यथा भांप ली थी। मेरी उत्साही चाल सहसा मंथर पड़ गई थी। उन्होंने मुझे गुदगुदाने की चेष्टा की। अब समझ में आया तुम क्यों बार बार यहाँ आने की जल्दी कर रही थी। मेरी उस झोपड़ी में तुम 2 दिन सांस भी ले सकी, यही आश्चर्य हो रहा है मुझे। तुम्हारा घर तो महल है बेटी। नहीं अंकल जॉन, आपके यहाँ मुझे जो मिला वह किसी महल में नहीं मिल सकता। मैं कहना चाह रही थी पर कहाँ कह पाई। नियति ने तो मुझे गूंगी बना दिया था। बरामदे में खड़ी हुई थी तो अस्वाभाविक सन्नाटा देख मेरा माथा ठनका। कहीं माँ बाबा पौंडीचेरी तो नहीं चले गए? वह सब निपटाकर महर्षि के दर्शन करने जाएंगी, यही तो कहा था बाबा ने। और फिर वे दोनों वहाँ प्रायः ही जाया करते थे। किंतु निकट आने पर देखा तो केवल द्वार बंद था, ताला नहीं। मैंने ही कुंडी खटखटाई। कौन? बाबा, मैं हूँ तिला। और फिर द्वार खोलते ही बाबा ने अविश्वास से मुझे देखा, फिर छाती से लगा लिया। मेरी लाड़ो, यह क्या हो गया? तो मेरा अनुमान ठीक ही था। उन्हें मेरे वैधव्य का दुसंवाद देने में मेरे ससुराल वालों ने विलंब नहीं किया था। कौन है जी? कौन रो रहा है? फिर कोई उत्तर न पाकर माँ भाग कर आई और मुझे देखते ही मुझे छाती से लगा लिया और विवल हो ऐसे चूमने लगी जैसे अपनी बिछड़ी बच्चिया को गाय चूम चाट रही हूँ। अपने उस मिलन में हम अक्षम्य स्वार्थपरता से उस देवतुल्य व्यक्ति को भी भूल बिसर गए जिसने हमारे उस मिलन को ऐसे सहज बना दिया था। हम तटस्थ हुए तो वह किसी देवदूत सा ही अपना कर्तव्य पूरा कर तिरोहित हो गया।
हम उसे कभी धन्यवाद ही नहीं दे पाए। पत्र भी लिखते तो किस पते पर? अल्मोड़ा की ईसाई बिरादरी में क्या वह एक ही जॉन होगा? माँ बाबा ने मेरी कहानी सुनी तो स्तब्ध रह गए। यह तो तेरी विदा के तुरंत बाद ही हमें पता चल गया था कि हमारे साथ भयानक प्रपंचना की गई है। लड़का बीए भी नहीं कर पाया था कि हॉस्टल ही में उसे यह बीमारी लग गई थी। उस पर वृद्ध उन्मादिनी तेरी सास वर्षों से रांची के पागल खाने में है। यही नहीं, पागलपन उसके पूरे खानदान में है। लड़के के दोनों मामा भी पागल हैं। यह सब हमें बाद में पता चला। तेरे मामा ने ही हमारा सर्वनाश किया बेटी। कहता था आंखें बंद कर निपटा दो कन्यादान, लड़की राजरानी बनकर रहेगी। गहनों से लाद देंगे मादा बाबू। और गहनों से कैसा लादा तुझे? गर्दन ही तोड़ कर रख दी। माँ फिर मुझे पकड़कर विलाप करने लगी। यह कैसा दंड दिया ठाकुर, कैसा द्विरागमन किया था भागिनी का। तुम पर रोना धोना बंद करो तो। बाबा ने उस बेचारी को डांट दिया था। एक तो खुद ही अधमरी हो रही है वह बेचारी, उस पर तुम और घबरा रही हो उसे। माँ सहम कर चुप हो गई। तू चिंता मत कर कुकू, अभी तेरा बाप जिंदा है, पढ़ा लिखा कर तुझे स्वावलंबी बना दूंगा। किंतु धीरे धीरे मुझे लगने लगा था बाबा का साहस भी चुक रहा है। घर गिरवी पड़ा था। माँ के गहने विवाह में ही बिक चुके थे। चांदी के बर्तन, हाथी की अंबारी, दुर्लभ बंदूकें सभी तो बिक गई थी। आमदनी छल्ले भर की भी नहीं थी। पर हर पल सर्वशक्तिमान शत्रुपक्ष का भय। पत्ता भी खड़कता तो बाबा चौक। कहीं ससुराल का कोई पेशेवर तो मुझसे लिवाने नहीं आया। मेरे कानून मदद से मुझे अपने साथ खींच कर ले जा सकते थे। इसी से शायद ये आयुध डालती है। खुकू तेरी बुआ के पास भेज दूं, वह पहले भी कई बार तुझे मांग चुकी है। वही है जो तुझे पढ़ा लिखा सकती है। माधव बाबू की वहाँ दाल भी नहीं गई, बड़ी दबंग है वह। तुझे वहाँ भेज में तेरी मर जाएंगे। वैसे भी अगले वर्ष की अंतिम अवधि तक मैं यह बंधक पड़ी हवेली नहीं। मैं रोने लगती थी। रो मत खुक्कू, मेरे सिर कर बाबा कहने लगे। तेरे ससुर की नीचता का कोई अंत नहीं है। वह कभी नंगेपन पर उतर सकता है। तुम वहाँ से जब मिलने आ सकती हो हमसे। किंतु मैं फिर कहाँ जा पाई। यानी कि तीसरे ही महीने बाबा के दिमाग की नसें फट गईं। वे नसें पहले क्यों नहीं फट गईं, यही आश्चर्य था। उनके जाने के 6 महीने बीतते बीतते माँ भी चली गई। मेरे स्वर्णपुर की स्वर्ण नगरी 2 ही झटकों में ऐसी भस्मीभूत हुई कि मैं राख की भी नहीं छू पाई। अपनी निसंतान बुआ से मुझे जो दुर्लभ दान मिला, उसी ने मुझे आज वह बना दिया जो तू देख रही है। मैंने एमए किया, लंदन यूनिवर्सिटी से डायरेक्टेड ली, वहीं सैनिटोरियम, वहीं ओरिएंटल स्टडीज स्कूल में लेक्चरर रही और फिर बीमार अकेली बुआ को की देखभाल करने भारत लौट आई। आज यूनिवर्सिटी के इस उच्च पद पर हूँ। बुआ की बहुत इच्छा थी मैं फिर विवाह कर लूँ। तेरा रूप और यह कच्ची उम्र कैसे काटेगी तू? मैं क्या अमर बूटी खा कर रही हूँ? मेरे बाद तेरा क्या होगा? नहीं, मैंने दृढ़ता से कहा। एक बार ही कर पाई, मैं अब कभी विवाह नहीं कर सकती। पर तेरे स्पर्श भी नहीं किया। बुआ मुझसे सब कुछ सुन चुकी थी। नहीं बुआ, मैं कभी विवाह नहीं करूँगी। कैसे कर सकती थी मैं? 3 महीनों की स्मृतियों को अमूल्य सुवर्ण मोहरों की गागर छाती से लगाए घूम रही थी। कैसे भूल सकती थी मेरी बाहों का व्यर्थ आह्वान? तिला तिला, एक बार तुझे छाती से लगा लूँ। यही मेरी कहानी का पूर्वार्ध है। क्यों उत्तरार्थ सुनने का धैर्य है अब? धैर्य भले ही हो तुझे, विश्वास कभी नहीं होगा, पर मैं सच कहती हूँ। जो कुछ तुझे सुनाने जा रही हूँ उसमें केवल सच है, कल्पना या अतिशयोक्ति का स्पर्श भी नहीं। बुआ की मृत्यु के बाद मैं उन्हीं की कोठी में उनकी पुरानी गूंगी बहरी नौकरानी आनंदीबाई के साथ अकेली रह रही थी। अपनी पूरी संपत्ति बुआ मेरे नाम कर गई थी। नौकरी नहीं भी करती तो हाथ पर हाथ धरे जीवन भर किसी महारानी की भांति मैं रह सकती थी। पर दौलत के सहारे ही तो जिंदगी नहीं कटती। कभी कभी हंसी भी आती है कि जब पूर्ण यौवना भी तब किसी ने मेरा हाथ नहीं मांगा। अब विरासत हाथ लगने का समाचार लोगों ने सुना तो एक एक से रंगीन नौशों ने मुझे घेर लिया। कोई 32 वर्ष का बिजनेस एग्जीक्यूटिव था, कोई 40 वर्ष का सुदर्शन विधुर, कोई विदेशी प्रवासी, कोई उद्योगपति, कोई विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार। पर मैंने भी दुनिया देखी है। मैं अपने निश्चय पर अडिग अटल जमी रही। एक दिन बड़ी रात को घंटी बजी है। द्वार हमेशा मैं ही खोलती थी, क्योंकि मेरी बहरी गूंगी नौकरानी न सुन सकती थी न बोल ही पाती थी।
द्वार पर एक दुबले पतले सन से सफ़ेद बालों पर काली टोपी लगाए एक सौम्याकृति वृद्ध खड़े थे। हे भगवान, मैंने मन ही मन सोचा, क्या यह चिता में चढ़ने को तत्पर वृद्ध भी अब मेरा हाथ मांगेगा? क्षमा कीजिएगा, पर क्या आप ही तिलोत्तमा ठाकुर हैं? जी हाँ, कहिए, आपसे एक ज़रूरी काम है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? और कोई होता तो मैं भगा देती, पर यह कोई वक्त है आने का? पर मैं कुछ ही घंटे पहले हैदराबाद की एक सेमिनार से लौटी थी, बेहद थक गई थी, किंतु उस शांत सौम्य चेहरे की विनम्रता में कुछ ऐसी बात थी कि मैं पूरा द्वार खोलकर कहा, आइए। आनंदीबाई कौतूहली दृष्टि से आगंतुक को देख रही थी, क्योंकि एक तो मुझसे कोई पुरुष कभी मिलने आता ही नहीं था, उस पर इतनी रात को। मैंने देखा वृद्ध के हाथ में एक स्काई बैग था, जिसे वह बैठने पर भी छाती से सटाए था, जैसे उसमें कोई दामी वस्तु धरी हो, और नीचे रखने में भी वह शंकित हो रहा था। देखिए, इतनी दूर से एक अनुरोध करने आया हूँ, आपको मेरे साथ चलना होगा। मैं ये 2 एयर टिकट भी ले आया हूँ, कल सुबह 5 बजे की फ़्लाइट है। बैग खोल उसने 2 एयर टिकट मेज पर धर दिए। मैं आश्चर्य से उसे देख रही थी। पागल था क्या, या किसी यूनिवर्सिटी के अचानक आयोजित किसी जलसे का मुख्य अतिथि बनाने का पैगाम लेकर आया था? कहिए। देखिए, मेरे पास समय बहुत कम है। वह घबरा कर फिर ऐसी अप्रत्याशित हरकत कर बैठा कि मैं विचलित होकर खड़ी हो गई। आप क्या कह रहे हैं ये? मेरा स्वर शायद झुंझलाहट में कुछ तीखा ही हो गया था। वह वृद्ध बुरी तरह से ससकता मेरे पैर पकड़ धम्म से ज़मीन पर बैठ गया। मेरा बेटा मृत्युशैया पर है, एक ही बेटा है मेरा, आप एक बार चलकर देख लीजिए बस। पर देखिए, आप शायद गलत घर में आए हैं। मैं चिकित्सक नहीं हूँ, पीएचडी की डॉक्टर हूँ, यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ। आप शायद डॉक्टर तिलोत्तमा गोखले का घर ढूंढ रहे हैं, वह चौथी गली में रहती हैं। नहीं, मैं आप ही को लेने आया हूँ, आपकी ही रट लगाए हुए है वह। उसे शांति से जाने दीजिए डॉक्टर। तब क्या अभागा कोई मेरा पुराना छात्र था? क्या नाम है आपके पुत्र का? प्रतुल मुंडकुर, कोंडी हैं हम। प्रतुल, मेरा हृदय पिंड सहसा पेंडुलम सा डोलने लगा। प्रतुल प्रतुल, इस नाम के प्रति अभी भी मेरी आसक्ति गई नहीं थी। पहले आप मेरी बात पूरी सुन लीजिए। कैसा मूर्ख हूँ मैं, बिना भूमिका के आप समझेंगी भी कैसे। मैं अवकाश प्राप्त चीफ इंजीनियर हूँ, शिवशंकर नाम है मेरा। बेंगलुरु में बहुत बड़ा फार्म हाउस बनाकर इसी बेटे के साथ रहता हूँ। मेरी पत्नी की मृत्यु इसके जन्मते ही हो गई थी। इसी बेटे को छाती से लगाकर पाला है मैंने, माँ और बाप बनकर। इसी भय से दूसरा विवाह नहीं किया, सौतेली माँ इसे कष्ट देगी। मैं तब 26 वर्ष का ही था। बेहद मेधावी था यह बालक। मैंने विनायक नाम रखा था। 5 वर्ष का हुआ तो बोला, अप्पा आप मुझे विनायक क्यों कहते हैं? मेरा नाम तो प्रतुल है। रंगपुर में मेरे पिता की बहुत बड़ी कोठी है। आपने भी बड़ी आपसे भी बड़ी। ले चलोगे ना मुझे रंगपुर? पहले मैंने अपने इस वाचाल बेटे की बात को गंभीरता से नहीं लिया। एक नंबर का गप्पी तो था ही। दिन रात नई कहानी गढ़कर मुझे सुनाता रहता था। फिर वह दिन रात एक ही रट लगाने लगा, मुझे ले चलो ना अप्पा, मेरी तिला है तिलोत्तमा। कौन तिला? मैंने धड़कते हृदय से पूछा। क्यों, तिला को भूल गए? मेरी पत्नी, तुम्हारी बहू, दूध सा उजला रंग है उसका, और अजगर से भी मोटी चोटी। ठीक ऐसी ही लगती है। क्या उसने दीवार पर लगे मेनका विश्वामित्र की रवि वर्मा की बनाई तस्वीर की ओर उंगली उठा दी। तब मेरा माथा ठनका। मैसूर में मेरे गुरु थे जिन्होंने मुझे दीक्षा दी थी। मैं अपने पुत्र को लेकर उनके पास भागा। महाराज, कैसी कैसी बातें करता है ये। मेरा तो एक यही है, कहीं यह भी रंगपुर भाग गया तो मेरी तो दुनिया ही उजड़ जाएगी गुरुदेव। स्वामी जी का शांत चेहरा उद्वेग रहित रहा। आप कुछ करिए महाराज, इसे अतीत की स्मृतियों से स्मृति भ्रष्ट कीजिए, जैसे इसे कुछ याद ही न रहे। चिंता मत करो शिवशंकर, जैसे जैसे बड़ा होगा इसकी पूर्व जन्म की स्मृतियाँ स्वयमेव विलुप्त हो जाएंगी। न जाने उन्हीं की कृपा थी या बढ़ती वयस का प्रभाव, धीरे धीरे प्रतुल ने फिर विनायक नाम स्वीकार कर लिया और कभी भूल कर भी रंगपुर का नाम नहीं लिया। मैं उसे एक पल को भी अपने से विलग नहीं होने देता था। दौरे पर भी जाता तो वह मेरे साथ रहता, पर कब तक। वह बड़ा हुआ, पहले स्कूल गया फिर कॉलेज। वह मेधावी तो था ही, कंठ भी उतना ही मधुर। वाद विवाद में उसे कोई भी कभी पराजित नहीं कर पाया। उस पर गणित में तो उसका लोहा उसके अध्यापक भी मान गए थे। सरस्वती जैसे स्वयं प्रसन्न हो सदैव उसके जिह्वाग्र पर बैठी रहती थी।
उसके अध्यापक कहते, दूसरे रामानुजन ने तुम्हारे घर में जन्म लिया है मुड्डूकर, बड़ी चेष्टा से इसका लालन पालन करना। मैं मन ही मन डरता भी रहता। सुना तो यही था, अत्यंत मेधावी बालक अल्पायु ही होता है। फिर वह आईआईटी इंजीनियर बनते ही बिना कुछ प्रयास किए ही ऊंची फर्म की नौकरी पा गया। मुझे लगा मैं अब पिता का कर्तव्य पूरा कर चुका हूँ, अब एक ही कर्तव्य बाकी है, उसका विवाह कर वंशधर का मुंह देख लूँ। मैं उसके लिए सुकन्या संधान में जुटा हूँ। यह खबर उसे मेरे मित्र राघवन ने दे दी तो वह उसी रात आकर मेरे बगल में लेट गया। अभी भी वह अपने बचपन के अभ्यास से मुक्त नहीं हो पाया था। रात को एक बार अवश्य वह मेरे पास लेट अपनी बाहें मेरे गले में डाल देता था। अप्पा, आप सुना मेरे लिए लड़की ढूंढ रहे हो? हाँ बेटा, 24 वर्ष के हो गए हो, अच्छी नौकरी पा गए हो। अब मैंने तुम्हारी बहुत देखभाल कर ली। इस उम्र के बाद पुत्र की देखभाल पिता को शोभा नहीं देती। पर मेरा विवाह तो हो चुका है अप्पा। क्या? मेरी छाती में जैसे किसी ने कसकर मुक्का मार दिया। कहीं किसी विजातीय लड़की से प्रेम विवाह तो नहीं कर लिया? उसके 2 मित्र तो ऐसा ही कर चुके थे। मुझे क्यों नहीं बताया बेटा? मैं क्या तुझे मना करता? कौन है वह? हिंदू है ना? हिंदू नहीं हुई तो क्या उसे निकाल दोगे अप्पा? वह शैतानी से हंसा। मैं और भी भयभीत हो गया। निश्चय ही कोई विजातीय लड़की होगी। चुप क्यों हो गए अप्पा? फिर वह उसी खिलवाड़ में उचक कर बैठ गया और मेरे हाथ थाम हंसने लगा। बेहद डर गए ना अप्पा? हाँ, हिंदू ही है, ब्राह्मण। मेरी संस्कारशील छाती से जैसे पत्थर की शिला हट गई। फिर चुपचाप क्यों शादी कराया? मैं धूमधाम से तेरी शादी करता, अपने दिल के सारे अरमान निकालता। विनायक विनायक नहीं, प्रतुल कहो अप्पा। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। इतने वर्षों बाद क्या मेरा विनायक फिर मुझे छोड़ने की धमकी दे रहा था? आज तो गुरुदेव भी नहीं रहे, उनके पास भागूं? तिलोत्तमा है मेरी पत्नी। पागल मत बनो विनायक, तुम पढ़े लिखे वैज्ञानिक हो, फिर भी ऐसी मूर्ख बातें कर रहे हो। ऐसा होता है कभी? होता है अप्पा, मेरे साथ हुआ है, इसी से कह रहा हूँ आप मेरे विवाह की चिंता छोड़ दें। वह फिर भोले शिशु की सी निर्दोष निद्रा में डूब गया। मैं ही अभागा रात भर बेचैनी से छटपटाता रहा, पर दूसरे दिन एक बार फिर अपनी स्वाभाविकता पर लौट आया। दूसरे ही दिन उसे नौकरी पर जाना था। मुझे लेकर दूर तक ड्राइव कर ले गया। बाजार से ढेर सारा मक्खन, ब्रेड, चीज़, अंडे लेकर फ्रिज को भर गया। मैं जानता हूँ मेरे जाने के बाद तुम अपनी परवाह नहीं करते हो अप्पा। थोड़े दिन की बात है, फ्लैट मिलते ही मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूँगा, अकेले नहीं रहने दूंगा। जाने से पहले वह पिता को जीवितावस्था में ही एक एक पिंड देकर पितृऋण से मुक्त होना चाहता था शायद। 6 महीने बीत गए। उसके नियमित पत्र आते रहते। वह अपनी नई नौकरी में बहुत प्रसन्न है। फ्लैट मिलने ही वाला है। वह देख ही नहीं आया है, माप कर पर्दे भी बनवा लिए हैं। अब जल्दी ही आकर मुझे ले जाएगा, यह लिखा था उसने अपने अंतिम पत्र में। पर वह मुझे लेने नहीं आया, मैं ही उसे लेने गया। पहले कई दिन तक हंसमुख पत्रों की मरीचिका में वह मुझे छलता रहा। फिर अचानक उसके एक सहकर्मी मित्र का फ़ोन आया। वह 2 महीने से बीमार है और मुझे खबर देने को उसी ने मना कर दिया था। मेरे पिता का दिल बहुत कमज़ोर है, घबरा जाएंगे, फिर टाइफाइड ही तो है। किंतु जिसे सन्निपात ज्वर समझ रहा था वह था घातक कर्कट का पंजा। पहले डॉक्टर भी नहीं समझ पाए, जब निदान हुआ तो शत्रु झंडा गाड़ चुका था। आप फौरन चले आइए, ल्यूकोमिया है, जल्दी ही कीमोथेरेपी होगी। आपका उस समय यहाँ होना ज़रूरी है। मैं हवा के बेग से भागकर पहुँचा। उसे देखा तो अपने ही बेटे को नहीं पहचान पाया। कुछ ही महीनों पहले तो हंसता हंसाता गया था और आज चेहरा रक्तहीन, आंखों के नीचे कालिमा, शरीर केवल अस्थिपिंजर, किंतु चेहरे पर लगी वही चिर आनंदी हंसी। हेलो अप्पा। किसी अदृश्य पाश ने मेरा गला घोंट दिया, पर मैं तो घर से दृढ़ निश्चय कर चला था कि उसके सामने टूटूंगा नहीं। देखा अप्पा, आपने कितने यत्न से 24 सालों तक मेरे खून को सींचा और साला भगवान उसी खून में दिन रात बेईमान ग्वाला बना पानी मिला रहा था। वो हंसा। नहीं बेटा, भगवान के लिए ऐसे अपशब्द मुंह से मत निकालो। मैंने उसके सफ़ेद ललाट को छुआ तो लगा फ्रिज से निकली बर्फ़ की ट्रे छू ली है, एकदम ठंडा, हिमशीतल। कीमोथेरेपी के 2 दिन तो वह चहकता ही रहा। डॉक्टर प्रसन्न थे, ही इज़ रिस्पॉन्डिंग वेरी वेल। किंतु तीसरे दिन से ही वह असहाय यंत्रणा से छटपटाने लगा। सारा दिन वमन कर वह निष्प्राण पड़ा था। अप्पा, इनसे कहो मुझे अब और न छेड़ें, घर ले चलें मुझे।
पर एक बार डॉक्टरों के चंगुल में फंसकर क्या अपनी इच्छा अनिच्छा कुछ रह जाती है। 15 दिन की जानलेवा कवायद के बाद ही डॉक्टरों ने मुक्त किया। अब आप चाहें तो घर ले जा सकते हैं, पर 3 महीने बाद फिर दिखाना होगा। किंतु स्वयं डॉक्टर और मैं दोनों उसी क्षण समझ गए थे कि बीत 3 महीने उसके जीवन में कभी नहीं आएंगे। मैं उसे घर ले आया। दिन रात उसकी एक ही रट है अब, उसे ले आओ अप्पा। किसे? अपनी बहू को, तिला को। जाने से पहले एक बार मिलना चाहता हूँ उससे। उसकी अवस्था अब कैसी है कि वह बिना सहारे के उठ बैठ नहीं सकता। कैसे छोड़ता उसे और कहाँ ढूंढता उसकी तिला को। फिर उसी ने कहा, अपने मित्र राघवन शास्त्री को छोड़ जाइए मेरे पास। पहले रंगपुर जाइएगा, फिर वहाँ पता न लगे तो स्वर्णपुर जाइएगा, वहीं मेरी ससुराल है। सारा नक्शा बनाकर उसने मुझे थमा दिया। कहीं ट्रेन बदलनी होगी, कहाँ से बस मिलेगी, एकदम ठीक बताया था, कहीं कोई चूक नहीं। फिर मैंने वही किया। पहले रंगपुर गया तो पता लगा वहाँ अब कोई नहीं रहता। लोग मुझे ऐसे देखने लगे जैसे मैं परलोक का कोई यात्री भटक कर आ गया हूँ। वर्षों पहले एक माधव बाबू रहते अवश्य थे, एक बुजुर्ग ने कहा। अपनी साली के साथ वे अपने इकलौते बेटे की मौत के बाद यहीं रहते थे, पर साली की मृत्यु के बाद दिमाग फिर गया था उनका। एक दिन इसी हवेली में चूहा मार विष खाकर आत्महत्या कर ली थी, तब से ये बंद पड़ी है। कहते हैं अभी भी नित्य आधी रात को उनका प्रेत यहाँ आकर महफिल जमाता है। खूब नाच गाना होता है। मौशाई जान जान देशे आशुन। जाइए जाइए देख आइए। स्वर्णपुर गया तो पता चला तुम्हारे माता पिता दोनों पौंडीचेरी चले गए थे, वहीं उनकी मृत्यु हो गई। तुम्हारे घर में अब लड़कियों का स्कूल है। वही तुम्हारे एक पड़ोसी वृद्ध मिल गए, हरिदास पाल। उनसे शायद तुम्हारा कभी पत्र व्यवहार होता था। उन्हीं से यह पता लिया। आज 10 दिन से छोड़ा है उसे, पता नहीं कैसा है, पर इतना जानता हूँ तुमसे मिले बिना वह जा नहीं सकता। चलोगी न बेटी? तुम नहीं गई तो मैं भूखा प्यासा तुम्हारे ही द्वार पर प्राण दे दूंगा। अब तू ही बता, मैं कैसे ना आती। बेंगलोर में उसका फार्म हाउस एयरपोर्ट से 40 मील दूर था। टैक्सी लेकर पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी। लुंगीधारी एक गंजे वृद्ध अधैर्य से बाहर चहलकदमी कर रहे थे। हमें देखते ही लपक कर बढ़ आए। आ गए तुम? मैं घबरा ही गया था। कैसा है विनायक? जैसा तुम छोड़ गए थे, पत्ता भी खड़कता है तो मुझे बाहर ठेल देता है। देखिए तो जाकर, कहीं आ तो नहीं गए। आओ बेटी। मैं डरती डरती भीतर गई। विनायक बेटा, आंखें खोलो, देखो कौन आया है। मेरा कलेजा बुरी तरह धड़क रहा था। कैसा पागलपन कर बैठी थी मैं। क्यों आ गई थी यहाँ मरने? एक विराट पर्यक पर बित्ते भर की अस्थि पंजर सी देह, रक्तहीन चेहरे के गहन गर्त में धसी आंखें, अविचलित गंभीर से मिचे मिचे सफ़ेद पपड़ी पड़े होंठ। कौन कहेगा कि यह इंजीनियरिंग पास कर नौकरी भी कर चुका है। 15-16 वर्ष का कोई शाप भ्रष्ट गंधर्व किन्नर ही था। क्या वह? मेरे प्रतुल के चेहरे से उस श्याम वर्णी चेहरे का कोई भी साम्य नहीं था। सहसा उसने आंखें खोली। उन रेशमी पलकों की चिलमन से झांकती उस प्रेमोज्ज्वल पुतलियों को मैंने पहचान लिया। एकदम वही निर्दोष झलक और वैसी ही बाल सुलभ हंसी। मैं जानता था तुम आओगी। थैंक यू अप्पा। अप्रस्तुत होकर मेरे पीछे खड़े दोनों मित्र बहाना बनाकर खिसक गए। हम चाय बना लाएं? तुम बहुत थकी होगी। मैं सिरहाने धरी कुर्सी पर बैठ गई। तुमने बड़ी देर कर दी। उसका थका टूटा स्वर जैसे मीलों दूर से आ रहा था। मैंने कहा था ना तिला, उन अभागे विदेशियों की भांति मुझे भी अपनी धारणा में 2 गज जमीन नहीं जुटेगा। मैं रंगपुर कभी नहीं लौट पाऊंगा। वही हुआ, कर्क एंड टैपले एंड प्रतुल भट्टाचार्य। मैं कांप गई। कैसे जान गया था वह? तुम्हें याद है तिला, मेरा एक गाना तुम बार बार सुनती थी? तोर मनेर मानुष एलो द्वारे, मन जखन जागली नारे। मैं तो कब से तुम्हारा दरवाज़ा खटखटा रहा था, पर तुम तो सोती रही। अब आई भी हो तो बहुत देर हो चुकी है। मेरी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। यह मुझे स्वयं पता नहीं लगा। उसी ने अपना दुर्बल हाथ मेरे आंसू पोंछने ऊपर किया तो कलाई पर बंधी उसकी घड़ी सर्र से कोहनी तक सरक गई। फिर हमारे संक्षिप्त सुखद साहचर्य की वह एक एक घटना आश्चर्यजनक तत्परता से सुनाता चला गया। मैंने उसके जाने के दिन कौन सी साड़ी पहनी थी, कैसे रंग का शॉल, सब कुछ बताया। वह सहसा हंसने लगा। और यह तिल, उसने मेरे कपोल के तिल को चट से अपनी दुबली हथेली से ढांप दिया। ठीक उसी तरह
होंठ टेढ़े कर कहने लगा, ईश्वर ने तुम्हें यह ढिठोना दिया है न तिला कि किसी की नज़र न लगे। ठीक ऐसे ही तो प्रतुल भी कहकर मुझे छेड़ता था। फिर तो वह एक एक घटना सुनाता मुझे स्तब्ध करता गया। आज तक जिस स्मृति मंजूषा की चाबी केवल मेरे पास थी, मैंने कभी मुंह खोलकर किसी से कोई बात नहीं की थी, उसी को बड़ी दक्षता से खोल उसने मेरी सारी निधि मेरे सामने बिखेर दी। मुझे पाकर वह अपनी मृत्यु तुल्य यंत्रणा को भी भूल गया था। दोनों वृद्धों की आश्चर्यचकित दृष्टि हमें पर्दे की दरार से देख रही थी। उसका भी हमें ध्यान नहीं था। कभी किसी स्मृति का उल्लेख उसे गुदगुदाता, कभी मुझे, कभी हम दोनों एक साथ ठठाकर हंस पड़ते। कभी देर बाद खांसते खखारते दोनों मित्र एक साथ कमरे में आए, जैसे अकेले आने का साहस ही नहीं हो रहा हो। बड़ी रात हो गई बेटी, अब तुम आराम करो। बगल के कमरे में हमने तुम्हारे सोने का प्रबंध कर दिया है, अब हम दोनों इसे देखेंगे। नहीं, उग्र स्वर में उनके बेटे ने उन्हें डपट दिया। कोई नहीं सोएगा यहाँ, तिला ही मेरे पास सोएगी। क्यों, है ना तिला? सहसा दोनों वृद्धों की उपस्थिति मुझे यथार्थ के धरातल पर खींच लाई। मैं शर्म से कट गई। क्या सोचते होंगे दोनों? आप दोनों सो जाएं। फिर मैंने ही स्थिति संभाल ली थी। मैं बैठी रहूंगी, मुझे रात जगने की आदत है, मुझे जगने में कोई कष्ट नहीं होगा। दोनों सिर झुकाकर चले गए। बड़ी देर तक फिर वह थक कर चुपचाप पड़ा रहा, किंतु उसने मेरा हाथ एक पल को भी नहीं छोड़ा। कभी मेरे दोनों हाथ छाती पर धर लेता, कभी अधरों पर। तिला, उसने पुकारा। एक बार मुझे उसकी बातें सुनने उसके होंठ से कान सटाने पड़े थे। कुछ रिश्ते जन्मांतर के होते हैं, जानती हो ना? जानती नहीं थी, पर आज जान गई हूँ। विश्वास करती हो ना? हाँ, तब आओ मेरे पास, सो जाओ तिला। उसने अपनी दुर्बल सींक सी बाहें एक बार फिर शून्य में फैला दी। यहाँ आओ तिला मेरे पास, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, तुम्हें एक बार छाती से लगा लूं। इस बार मैंने एक पल का भी विलंब नहीं किया। लज्जा, संकोच, भय, मेरी सब भावनाएं एक साथ मर गईं। मैं उसके पार्श्व में लेट गई। द्वार खुला था, दोनों वृद्ध कभी भी आ सकते थे उसे देखने, पर चिंता ही किसे थी? 50 वर्ष की डॉक्टर तिलोत्तमा ठाकुर, जिसके अहम दीप्त सात्विकी व्यक्तित्व से दाढ़ी मूंछ वाले शोध छात्र भी थर-थर कांपते थे, वह बेहया बनी एक अनजान मृत्यु पथ के यात्री को छाती से चिपटाए पड़ी थी। मेरा स्वयं कोई पुत्र होता तो शायद उसी की उम्र का होता। मेरे निकट आकर उसने अपना माथा मेरे स्कंध कोटर में छुपा लिया, जैसे कि बड़ी देर से माँ से अबोध शिशु अधैर्य से लिपटा जा रहा हो। तुम मुझे छोड़कर जाओगी तो नहीं तिला? नहीं। फिर वह मेरा उत्तर सुन आश्वस्त हो टुप्प से सो गया। प्रकृति एकदम शांत थी। बीच बीच में झींकुर ध्वनि झंकृत हो रही थी, जैसे कोई सिद्ध सितार वादक सितार के तारों पर मिज़राब फेर रहा हो। मैं सांस रोके चुपचाप पड़ी थी, न हिली न डुली, इस भय से कि कहीं वह जग न जाए। फिर वह तड़प कर चीखा, अप्पा अप्पा। जाने में उसे तब भी देर नहीं लगी थी, आज भी नहीं लगी। पलक झपकाते ही वह मेरी छाती पर माथा टिकाए अपनी यंत्रणा से मुक्ति पा गया। क्या करूं? उसके पिता को बुलाऊं? नहीं, पिता पुत्र का विक्षोभ देखने की मुझ में शक्ति नहीं थी, साहस। मैंने एक बार उस हिम शीतल ललाट को चूमा, फिर उसी चादर से उसका मुंह ढाँप अपना बैग लिए चोर की भांति निकल गई। घर पहुंची तो मेरा चेहरा देख आनंदी बौरा गई। क्या हो गया था मुझे? कहाँ गई थी मैं? वह इशारों से पूछती रही। मैं ऐसी बुद्ध बन गई जैसे कुछ समझ ही न पा रही हूँ। उस दिन लगा गूंगी बहरी संगिनी जुटाकर विधाता ने मेरा कितना बड़ा उपकार किया था। कई रातों तक मैं फिर सो नहीं पाई। कायर की भांति क्यों भाग आई थी मैं? उस शोक विह्वल पिता के प्रति क्या मेरा कोई कर्तव्य नहीं था? पूरे 10 दिनों तक मैं अपनी देहरी पर दिया जलाकर रख आती थी। बहुत पहले मेरी विधवा ताई हमारे साथ रहती थी। जब उनकी मृत्यु हुई थी तो बाबा 10 दिनों तक रोज दिया जलाकर रखते थे। ऐसा क्यों करते हो बाबा? मैंने पूछा था। इसे पाथेय श्राद्ध कहते हैं बेटा। यह प्रदीप मरने वाले को यम द्वार तक प्रकाश देता है। किंतु पाथेय प्रदीप जलाकर भी मेरा अपराधी चित्त शांत नहीं हुआ, और फिर मैं एक दिन जाकर विनायक के पिता को अपने साथ ले ही आई। तुम तो मेरी कोई भी नहीं हो बेटी, क्यों ले जाना चाहती हो मुझे? आपकी बहू हूँ मैं। अब आपको मेरे साथ चलना ही होगा। मन उबेगा तो चले जाइएगा, आपका फार्म हाउस तो है ही। किंतु वे वहाँ
कभी लौट नहीं पाए। मैं जहाँ भी जाती उन्हें अपने साथ खींच ले जाती, उनका परिचय देती, यह मेरे ससुर हैं। अच्छा ही हुआ जो उन्हें ले आई, बड़ा दुखद अंत हुआ था उनका। वहाँ होते तो कौन देखता उन्हें। मधुमेह के रोगी थे, पैर की एक सामान्य सी ठोकर गैंग्रीना में परिणत हो गई थी, पूरी टांग काटनी पड़ी। मैंने उनकी प्राण मन से सेवा की, पर जहर पूरे शरीर में फैल गया था। जाने से पहले वाणी चली गई थी, पर दोनों हाथ पकड़ आंखों में जो आशीर्वाद मुझे दे गए वही मुझे कृतकृत्य कर गया। मृत्यु से पहले एक दिन जिद कर कचहरी जाकर अपना विल बना गए थे। अपनी पूरी संपत्ति, अपना फार्म हाउस, पत्नी के गहने, सब कुछ मेरे नाम कर गए थे। इतने बड़े ऋण का बोझ मैं वहन नहीं कर सकती थी, पर उनसे कुछ कहती तो उन्हें दुख होता। इसी से अभी जाकर उनके फार्म हाउस की चाबी उनके विपत्ति के सखा राघवन शास्त्री को सौंप आई हूँ। अब आप ही रहेंगे यहाँ। मैंने यह फार्म हाउस आपके नाम ट्रांसफ़र कर दिया है। उनके शेयर, बैंक की संपत्ति, यूनिट, सबका ट्रस्ट बना उसी हॉस्पिटल को दे दिया जिस कुटिल रोग ने उनके इकलौते पुत्र के प्राण लिए। शायद उनका वैभव किसी ऐसे ही अभागे रोगी की यंत्रणा कुछ कम कर सके। उसी ट्रस्ट की कुछ औपचारिकताएं पूरी करने आई हूँ, कल लौट जाऊंगी। तभी एयर हॉस्टेज का तीखा स्वर हमें तटस्थ कर गया। हमारा विमान कुछ ही पलों में बम्बई उतरने वाला है। कृपया अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें और धूम्रपान ना करें। हम दोनों एक साथ ही खड़ी हुई, एक साथ ही उतरी। मैं अपना बैगेज लेने मुड़ी, यही सोचती रही कि वह तो मेरे पीछे पीछे आ रही है, किंतु मैं तो भूल ही गई थी कि वह सर्वस्व त्यागिनी तो फालतू बैगेज से मुक्ति पाने ही यहाँ उतरी है। कंधे पर बैग लटकाए आई थी, वैसी ही चली गई। यह भी कैसी विडंबना थी कि न वह पूछ पाई कि मैं बम्बई में कहाँ रहती हूँ, न मैंने ही पूछा कि किस शहर के किस फ्लैट की देहरी पर तूने पाथेय प्रदीप जलाया तिला। किंतु इतना जानती हूँ कि किसी भी शहर की किसी भी द्वार की देहरी पर उसने वह दिया जलाया हो, उसकी निष्कंप लौ पिता पुत्र दोनों के मृत्यु पथ को अनंत काल तक अलौकिक करती रहेगी। दोस्तों, शिवानी जी की लिखी हुई ये कहानी मेरे स्वर में आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिए और ज़रूर से सब्सक्राइब भी कीजिए। और हाँ, साथ ही बेल आइकॉन बटन भी टच कीजिए ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।